अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप तो खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त नावल शेयर करने लगी हूँ। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और नावल का नाम है इंतकामे इश्क। बहुत ही अच्छा नावल है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चले बढ़ते हैं नावल की तरफ। वो शीशे के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। उसको सफ़ेद रंगत, खूबसूरती जिस्म और कान जैसी भूरी आंखें, गुलाबी होंठ, बिलाशबा वो 30 साल का एक खूबसूरत नौजवान था। खूबसूरत होने के साथ साथ अखरूस और रौब का मालिक था। सलीम वो दाड़ा, जी जी साहब, मेरा मोबाइल कहाँ है। साहब जी, मुझे क्या पता आपका फ़ोन कहाँ है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरा फ़ोन ढूंढ कर लाओ। वो बेचारा अपने सांप की धार पर जिन की तरह गायब हुआ था। ये था मनहास मलिक, जो अपने हवेली का इकलौता वारिस था। घर में क्या बाहर भी इसके गुस्से से लोग थर कांपते थे। ये है साहब आपका फ़ोन। और मनहास एक गुस्से की नज़र सलीम पर देख कर अपने ऑफिस चला गया। वो ऑफिस में बैठा था, लैपटॉप के सामने देखते हैं उसकी दिमाग की रगें उभरने लगी। गुस्से से टेबल पर पड़ा का पानी का गिलास उठाकर दवा से मारा। शीशे के गिलास की किरचियाँ ज़मीन पर बिखर गईं। अच्छा, लिखने में ना मिस प्रिंटिंग हुई हुई कुछ लिखा क्या है, लिखना क्या था चाहिए था। चलें खैर पढ़ते हैं। फ़ोन उठाकर इस नंबर एक देखिए, फ़ोन उठाकर इस नंबर में लाया, कहना था कि फ़ोन उठा के एक नंबर में लाया और आगे से आवाज़ सुनकर उसने गुस्से से बोला, आज ही इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मेरी टेबल पर चाहिए। ये बात कहती हुई उसने मोबाइल बंद कर दिया। आँख खुलते ही उसने टाइम देखा। उफ, आज इतनी देर में कैसे सो गई। बेड से उतरकर वॉशरूम में गई और वज़ू करके बाहर होकर ज़ाहिर नमाज अदा करने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाया और अपनी अम्मी अबू की मुफ़्फ़त के लिए दुआ की और चाचा की लंबी उम्र के लिए दुआ की। और हमेशा की तरह अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वो ऐसे ही थी, रहम दिल। अपने लिए उसने कभी कुछ नहीं मांगा, हमेशा दूसरों की मदद की। वो उठकर तैयार होने चली गई। वो लाइट ब्राउन कलर के सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। वो थी ही बहुत प्यार, खूबसूरत और मासूम। नीचे जाते ही वो नाश्ते की टेबल पर बैठते हैं। उसने चाचा चाची को सलाम किया। सुबह साहब ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर सलाम का जवाब दिया और नशीन बेगम उसे आग जुलसाती नज़रों से देख रही थी। चाचा कैसे हैं अब, आपकी तबीयत कैसी है। मैशी बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। सब प्यार से उसे मैशी कहते थे। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज़िंदा हूँ, तुम्हारी नज़रों के सामने हूँ। प्लीज़ चाचा जान ऐसी बातें ना करें। आपके अलावा मेरा है ही कौन। ये कहते हैं महविश की आंखें नम हो गईं। चाची जान सना कहाँ है। उसने यूनिवर्सिटी नहीं जाना। ओ भी नहीं, वो तुम्हारी तरह इतनी लेट सोते नहीं रहते। वो तो कब से यूनिवर्सिटी चली गई है। वो ड्राइवर के साथ चली गई है, तुम बस पर चली जाना। नशीन बेगम असना को कह सकते थे कि वो महविश का इंतज़ार करती। सुबह साहब से यूनिवर्सिटी से देर हो रही थी, इसलिए वो चली गई। और उसे भी कह दें कि जल्दी उठा करें। चलो बेटा, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूँ। नहीं नहीं चाचा जान, मैं चली जाऊँगी। आप मेरे लिए इतना तकल्लुफ़ मत करें, मत उठाएं, इतनी तकलीफ़ मत उठाएं। आ जाओ बेटा, मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, रास्ते में तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। थैंक यू चाचा जान, चलो जाओ अपना सामान ले आओ। सुबह सारे को सबरी नज़र नशीन बेगम पर डालकर बाहर निकल गए। पीछे मैं नशीन बेगम के मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाने लगी। नशीन बेगम को तो शुरू से ही महविश पसंद नहीं थी, क्योंकि वो सना से ज़्यादा खूबसूरत और मासूम थी। सर मैं आ जाऊँ। हाँ हाँ आओ। असद, क्या इन्फॉर्मेशन लाए हो। सर वो इस फाइल में है। इसने सारे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं ही उसने असद को हुक्म दिया कि ये आदमी मुझे कल तक मेरे पास चाहिए। इसकी जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, इसको आग लगा दो। उसके कब्ज़े में जितनी भी लड़कियाँ हैं, उनको बाहर निकालो, उनके घर में पहुंचा दो। ओके सर, कल ही ये आदमी आपके पाँव में होगा, ठीक है। क्या मैं अपने भाई के पास आ सकता हूँ। आज तुमने अपना दीदार करवाने का कैसे सोच लिया। आओ अंदर आओ, मैं तो तरस जाता हूँ तुम्हारी शक्ल देखने के लिए, और तुम होके अपनी शक्ल ही नहीं दिखाते। ओह भाई, जब आप हुक्म करो आपका जिगर, आपका भाई आपके सामने आ जाएगा। बस करो मक्खन लगाना, जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं। और सुनाओ अल्तमश, कैसे आए तुम यहाँ। ओ भाई, मुझे काम था आपसे, अगर आप कर दें तो प्लीज़ भाई, मना मत कीजिएगा। जी जी, मैं कहूँ मेरा भाई मेरे पास क्यों आया है अपना दीदार करवाने। तुम काम के बहाने आए
ही तो आते हो मेरे पास। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो मेरे जिगरी भाई हो, मेरे यार हो, मेरे प्यार हो। आपके अलावा मेरा है ही कौन। हाँ भाई, मक्खन लगाना कोई तुमसे सीखे अल्तमश। अच्छा भाई सुने, वो ना मेरी यूनी में एक लड़की है ना मैशी, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ भाई। इसकी बर्थडे है तो मैंने उसे डायमंड रिंग देना है। प्लीज़ भाई, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे भिजवा दें भाई। आप जानते हैं ना मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। प्लीज़ भाई मुझे पैसे दे दें। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, लेकिन मुझे मैची से मलवा कब रहे हो। मैं भी देखो मेरे भाई की पसंद कैसी है। ये ना हो वो तुम्हारे पैसों के पीछे तुमसे प्यार करती हो। नहीं भाई, वो ऐसी लड़की नहीं है। जानता जितना मैं इससे प्यार करता हूँ, इससे ज़्यादा वो मुझसे प्यार करती है। वो मुझे पैसों के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते भाई। वो तो मुझे इससे मिलकर ही पता चलेगा कि वो लड़की कैसी है। ठीक है भाई, फिर पार्टी में मिलते हैं। यूनी की छुट्टी के बाद मैं भी सना के पास थी। सना तो मुझे सुबह भी छोड़कर चली गई और अभी भी जा रही हो। मुझे तो साथ लेती जाओ। हम तुम्हारे नौकर नहीं है कि तुम्हारा इंतज़ार करे। और ये गाड़ी तुम्हारे बाप की नहीं है जो तुम्हारे इंतज़ार में खड़ी है। अपने बाप को तो तुम मनहूस खा गई और अब मेरे बाप पर कब्जा किया हुआ है। सना, ये तुम क्या बोल रही हो। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। चलो ड्राइवर चलो। वो बेचारा पीछे खड़ी वो बेचारी पीछे खड़ी रही और वो उसे आवाज़ तक ना दे सकी। मैं भी परेशान हो रही थी कि अब क्या होगा, मैं किसके साथ जाऊंगी। पीछे से उसकी दोस्त मलाइका ने आवाज़ दे दी कि चलो मैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। एक मलाइका ही उसके हर दुख दर्द को समझती थी, उसके बचपन की दोस्त। एक चारदीवारी के कमरे में चीखने की आवाज़ आ रही थी। कोई था जो उससे पूछ रहा था कि अपने मालिक के बारे में बताओ। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैंने बता दिया तो वो मुझे मार डालेगा। हाँ, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक एक कटर से एक कटर से उसकी उंगली एक कटर से उसकी उंगली काटते हुए बोला कि बताओ मुझे अपने मालिक का नाम। नहीं तो तुम मुझे जान से मार डलवाओगे ना। तो मैं नाम नहीं बताऊंगा। वो गुस्से में खड़ा हुआ और अपने साथी को कम दिया कि इसे इतना मार के इसकी जान निकल जाए। जो मेरे हाथ एक दफ़ा आ जाता है वो बच के नहीं निकलता। अल्तमश मुश्किल से बात कर रहा था कि कल पार्टी में मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाऊंगा। और हम वो अपनी शादी की भी बात करेंगे। और मशाक बुरा सा मुंह बनाते हुए हाँ कर रही थी, क्योंकि वो अल्तमश से शादी नहीं करना चाहती थी। वो तो सिर्फ पैसों की वजह से इसके साथ ही। चलो मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ। कल पार्टी में मिलते हैं। ओके बाय। सामने रोहित गुस्से से सोफे पर बैठा हुआ था। यार ये तुम्हारी जान कब छोड़ेगा ताकि हम आज़ादी से एक दूसरे से मिल सके। मेरी जान, गुस्सा मत करो। अभी मैं इससे अपना पीछा नहीं छुड़वा सकती, क्योंकि मैं अभी इससे बहुत सारे पैसे निकलवाने हैं। वो मुझसे इतना प्यार करता है और मैं इस एक दफ़ा कहूँगी तो वो अपनी पूरी जायदाद में इनाम कर देगा। फिर हम इतने सारे पैसे लेकर बहुत दूर चले जाएंगे। बाबा प्लीज़ जाने देना। मशाल ने बहुत प्यार से पार्टी पर इनवाइट किया है। मैं नहीं जाऊंगी तो वो नाराज़ हो जाएगी। ठीक है सना, मैं तुम्हें एक शर्त पर जाने दूंगा कि मैविश बेटी भी तुम्हारे साथ जाएगी। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है। सना गुस्से से कहती अपने कमरे में चली गई। पीछे से बात साहब अफसोस अपनी बेटी को देख रहे थे। महविश और सना में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। महविश एक नरम दिल, मासूम सी और सबका ख्याल रखने वाली और हर चीज़ एक से तमीज़ से बात करने वाली लड़की थी। उसकी निस्बत सना एक मगरूर और अपने बाप के पैसों पर गुरूर करने वाली लड़की थी। हेलो मशार, सना ने गुस्से से कहा। क्या हुआ मेरी जान, गुस्से में लग रही हो। यार क्या बताऊँ, बाबा इस मनहूस को फिर मेरे साथ पार्टी में भेजना चाहते हैं। कह रहे हैं कि महविश भी साथ जाएगी तो तुम जाओगी, वरना तुम भी नहीं जाओगी। ऐसे कैसे यार, मैं इसे लेकर आ सकती हूँ। तुम उसे लेकर आ जाओ। इस मनहूस की वजह से हम अपनी पार्टी तो नहीं ख़राब कर सकते ना। अगर तुम अब ना आई तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी। ओके। रेड कलर का फ्रॉक सर पर सलीके से लिया हुआ दुपट्टा और कानों में झुमके पहने हुए और हल्के से मेकअप में मैविश आसमान से उतरी कोई परी ही लग रही थी। सना ने जब देखा कि मैविश इतनी प्यारी लग रही तो गुस्से से उसे देखने लगी। नशीन बेगम ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, बर्दाश्त करना पड़ेगा, वरना तुम भी पार्टी में नहीं जा सकते। पार्टी में पहुंचते ही मशाल ने सबसे पहले सना को गले लगाया हो मशाल आज बहुत खुश लग रही हो। लगता है आज अल्तमश तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाला है, इसलिए तो बहुत खुश हो। हाँ वो अल्तमश ही तो है मेरे पीछे पागल, मगर एक दफ़ा कहो तो मेरे लिए जान भी दे देगा। विशाल ने एक अंदाज से बादल झटकते हुए कहा।
महविश इन दोनों की बातें सुनकर अफसोस से इन दोनों को देख रही थी। चलो आओ सना, अंदर पार्टी में चलते हैं। तुम मनहूस इधर ही खड़ी रहो, अंदर आने की ज़रूरत नहीं। अंदर आने की कोशिश की ना तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी, याद रखना। महविश नम आंखों से सना को देखने लगी और भाई भी एक अलग कुर्सी पर बैठ गई। हेलो हेलो भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अंदर पार्टी में बहुत शोर है। अच्छा अल्तमश, मैं आ रहा हूँ, तुम मुझे लोकेशन सेंड करो। ओके भाई, जल्दी आए, फिर केक भी कट करना है। अल्तमश केक कट करके पार्टी में जाने ही वाला था कि उसकी नज़र महविश पर पड़ी। वो महविश के पास चला आया गया। हेलो महविश, तुम सना की कज़न हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? पार्टी में नहीं आना क्या? हाँ, वो बस आ रही हूँ। अल्तमश भाई आप जाएँ। वो अपनी गाड़ी से उतरा, सफ़ेद कलर की शलवारों कमीज़ और ऊपर ब्लैक कोट पहना, हाथ में महंगी घड़ी पहने हुए वो कोई सल्तनत का शहज़ादा लग रहा था। वो दुपट्टा सेट करने में इतनी उलझी हुई थी कि सामने आते हुए मनहास को देखकर ही ना सकी और महविश मनहास से टकरा गई और एकदम से महविश की चीख निकली जब उसने देखा कि वो गिरी नहीं तो उसने आंखें खोलकर सामने देखा। आंखें खोलते ही उसने देखा मनहास को, जो अपने बाजुओं के घेरे में लिए हुए था। उसने उसे गिरने से बचाया। वो अपनी दिलकश और खूबसूरत लड़की को देखकर अपने होशो-हवास खो बैठा था। वो तो उसकी आंखों में कहीं खो सा गया था। उसकी हिरनी जैसी मासूम और सहमी हुई आंखों में न जाने वो कब से डूबा हुआ था। उसे पहली नज़र से के प्यार पर यकीन नहीं था, लेकिन आज वो इसी शहज़ादी को देखकर अपना दिल हाफ बैठा था। वो तो इस पागल शख्स को देख रही थी जो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो तो उसकी बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी। महविश की आवाज़ से वो होश में आया तो उसने उसे बाजुओं से आज़ाद किया, लेकिन जैसे ही उसने महविश को छोड़ा तो महविश ने गुस्से से उसे थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? मनहास को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस पर किसी लड़की ने हाथ उठाया है। मिन्हाज ने गुस्से से महविश का हाथ पकड़कर उसकी कमर के पीछे ले गया, जिससे महविश की दर्द से चीख निकल गई। तुमने मुझे थप्पड़ मारा जिसके सामने किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती, और तुमने मुझे थप्पड़ मारा, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। बकवास बंद करो अपनी। मैं ये लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो तुम्हारे आगे पीछे फिरती होंगी। आई समझ, छोड़ो मुझे। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं यहाँ शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर दूँगी। मिन्हाज ने इसका हाथ छोड़ दिया। दे जाने मैंने ये तुम्हारी धमकी से हाथ नहीं छोड़ा, इसलिए छोड़ा कि मेरी दिली जाना को तकलीफ़ हो रही है, और ये मत सोचना कि मैं धमकियों से डरूँगा। तुमने मनहास मलक से पंगा लिया है, उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। अभी महविश कुछ बोलने ही लगी थी कि मनहास का फ़ोन बजने लगा और उसने कॉल उठाकर एक साइड पर हो गया। कॉल उठाते ही वो खालिद ने पता नहीं क्या कहा। मनहास कहने लगा, ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ, 10 मिनट लगेंगे, कॉल बंद करते हैं। उसने मुड़कर महविश को देखा। ठीक है, दिले जाना, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस सफ़र का हिसाब ज़रूर लूँगा। ये कहते ही मनहास चला गया। महविश इस इंसान को देख रही थी जो उसे दिले जाना कहकर चला गया, और वो कुछ बोल भी ना पाई। वो अपनी सोच को झटके अंदर पार्टी में चली गई। गाड़ी तेज़ रफ्तार से सड़क पर आ रही थी कि मनहास को मोबाइल पर कॉल आने लगी। देखा तो अल्तमश की कॉल थी। उसने कॉल उठा ली। भाई आप किधर हैं? मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। सॉरी मेरी जान, मुझे एक ज़रूरी काम आ गया, मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन बाद में तुम्हारी मैशी से ज़रूर मिलूँगा, लेकिन अभी के लिए सॉरी। ओके, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। रखते ही महविश का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। मनहास मुस्करा दिया। मिनहाज ऑफिस पहुँचा तो जाते ही उसने असद को बुलवाया। असद, हाँ, क्या इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है तुम्हारे? सर, हमने इसके साथी को पकड़ा था, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है। इसके अड्डों पर भी हमने छापे मारे हैं, लेकिन सर अफसोस, हमें वहाँ कोई नशीली अद्वियात तो मिली ही, लेकिन लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। इसने कहा छुपाए हैं। अगर ये नशीली अद्वियात मिल गई हैं तो लड़कियाँ भी हमें ज़रूर मिलेंगी। इतनी तो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि तो वो खुद यहाँ पर नहीं है। वो अपने सारे काम अपने बंदों से करवाता है। इसके सारे बंदों को पकड़ो और वो खुद ही चलकर हमारे हाथ आएगा। अब हामिद हमारे कब्ज़े में है, बस यूसुफ जिलानी पकड़ा जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सना, चलो ना घर चलते हैं, अभी तो पार्टी भी ख़त्म होने वाली है। महविश बेचारी ने मासूमियत से बोला। चाचा जान भी इंतज़ार कर रहे हैं, आगे देखो ना 12 बज चुके हैं। चाचा जान बहुत गुस्सा करेंगे हम पर। चुप कर जाओ, इसीलिए मैं तुमको यहाँ नहीं लेकर आती। मैंने मामा को फ़ोन कर दिया है, मैं लेट हो जाऊँगी। अब तुम अपना मुंह बंद करके बैठ जाओ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें अपने साथ लेकर आने का। बाबा की वजह से लाई थी मैं। जब पार्टी ख़त्म हो जाएगी तो हम वापस चले जाएंगे। अब दफ़ा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। रात के तकरीबन 2 बजे पार्टी ख़त्म हुई। रोहिल मशाल के पास आया। मशाल, तुम यहाँ हो और वो तुम देखो, अल्तमश सबको बाय बाय कह रहा है। अगर वो चला गया तो हमारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। जाओ रोको उसे, वो वरना वो चला जाएगा।
ओके ओके, मैं जाती हूँ रोहिल उसे रोकने के लिए और मशाल अल्तमश के पास चली गई। अल्तमश मेरी जान, तुम कहाँ जा रहे हो? प्लीज़, रात हो गई है, मेरे साथ रुक जाओ आज यहाँ सुबह घर चले जाना प्लीज़। मशाल मेरी जान, प्लीज़ ना कहो, मैं कहीं नहीं जा रहा, आज तुम्हारे साथ होऊंगा। और वैसे भी मेरे सर में वो दर्द हो रहा है। कुछ ज़्यादा ड्रिंक्स कुछ ज़्यादा कर लिया, आज ड्राइव भी नहीं कर सकूँगा। ठीक है मेरी जान, आओ आओ रूम में चलते हैं। अल्तमश रूम में गया तो मशाल फ्रेश होकर बाहर निकली। उसने रेड कलर की नाइटी, घुटनों तक आधी नाइटी पहनी हुई थी। मशाल को देखकर वो बैग रहा था। वो उठकर मशाल के पास गया और उसे बोलने का मौका दिए बगैर उसका होठों पर झुक गया। मशाल भी उसके साथ दे रही थी। वो भी मदहोश होती जा रही थी। किस के खुद को शराब करने के बाद उसने मशाल को छोड़ा। दोनों मदहोश हो रहे थे। दोनों के जज्बात उभरने लगे। अल्तमश ने मशाल को गोद में उठाया, बेड पर ले गया और उसकी गर्दन पर झुक गया। गर्दन से दिल का सफ़र तय सीने तक आ गया। गुजरती रात के साथ अल्तमश की सिद्धों में इजाफा होता गया। सुबह 4 बजे के करीब दोनों सो गए। अल्तमश की सुबह आंख खुली तो उसके सामने रात का मंजर आने लगा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने करवट बदल कर मैशी की तरफ देखा तो मैशी वहाँ से गायब थी। एकदम से वो परेशान हुआ कि ये कहाँ चली गई। उसने जाकर वाशरूम में देखा तो वाशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने विशाल को कॉल करके की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा था। वो परेशान हो गया, लेकिन उठकर फ्रेश होने चला गया। सुबह जब महविश की आंख खुली तो सवाल साहब की डांटने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए वो परेशानी से नीचे भागते हुए गई। मैंने आपको कहा था कि 12 बजे तक अपने घर वापस आ जाना, लेकिन आप नहीं आई। रात के 2 बजे आप घर वापस आई, इसलिए तो मैं आप लोगों को कहीं जाने नहीं देता। ये सब तुम्हारी माँ के लाड प्यार का नतीजा है कि तुम बिगड़ गई हो, अपने आवारा दोस्तों के साथ आवारा गर्दियाँ करती रहती हो। बस कर दें सुभाष साहब, क्या हो गया? अगर वो थोड़ा लेट आ गई हो तो आप तो हर टाइम मेरी बेटी को डांटते रहते हैं। उसने फ़ोन करके मुझे बताया था कि वो लेट हो जाएगी। वाह नशीन बेगम, क्या बोले हम आपको? आपकी वजह से ही तो ये बिगड़ती जा रही है। हाँ, आपको तो बस मेरी बेटी ही नज़र आती है। आप इस मनहूस को नहीं कह कुछ कहा कि आप तो हमेशा मेरे बेटी के पीछे ही पड़े रहते हैं। तुम्हारी बेटी और मेरी महविश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखा, एक दिन यही तुम्हारी बेटी तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। नशीन बेगम अभी से उस पर लगाम डाली तो बेहतर होगा। स्वाहा साहब गुस्से से कहकर बाहर निकल गया। चिराग, मनहूस, तुम्हारी वजह से बाबा हमेशा मुझे ढूंढते रहते हैं। अपने माँ बाप को तो खा गई, मेरे बाबा को भी मेरे खिलाफ कर दिया। सना अपना गुस्सा निकाल कर अपने रूम में चली गई। नशीन बेगम भी महविश को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए अपने रूम में चली गई। महविश की आंखें नम होने लगी। हमेशा ही ऐसा होता था कि सना अपना गुस्सा उस पर निकालती रहती थी। अल्तमश गेस्ट हाउस से सीधा मशाल के घर गया और वहाँ पहुँचते ही दरवाज़ा पर बेल दी। बेल की आवाज़ सुनकर मशाल ने रोने की एक्टिंग शुरू कर दी, क्योंकि उसे पता था अल्तमश होगा। जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो अल्तमश ने दरवाजे को हाथ लगाया था। दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। जब वो अंदर गया तो मशाल फुट कर रो रही थी। तो क्या हुआ मैशी, क्यों रो रही हो? बताओ ना मेरी जान, क्या हुआ? प्लीज़ बताओ ना मैशी, क्या हुआ? तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ़ हो रही है क्या? तुम्हें नहीं पता कल रात जो भी हमारे बीच हुआ, क्या तुम्हें इसका अफ़सोस नहीं? अल्तमश, नहीं मैशी, क्या हो गया है? मुझे क्यों अफ़सोस होगा? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, जल्दी हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन तुम्हें रोने हुए देखकर मुझे अफ़सोस हो रहा है। कल तुमने हर हद पार कर दी अल्तमश। अब मैं किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रही। अब मैं क्या करूँगी? नहीं मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज ही मैं अपने भाई से हमारी शादी की बात करता हूँ। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी इज़्ज़त पर मैं एक आँच भी नहीं आने दूँगा। फिर मैशी उसके गले लगकर रोने लगी। मुझे तुम पर यकीन है अल्तमश, कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ना। वो दिन गुजर गए थे। मनहास ने अल्तमश मिलने नहीं आया था, ना ही उसे फ़ोन किया था। उसे समझा कि वो इससे नाराज़ है, इसलिए वो इससे मिलने यूनिवर्सिटी चला गया। उसे अल्तमश नज़र आया तो वो उसके पास चला गया। क्या हुआ अल्तमश, तुम अभी तक मुझसे नाराज़ हो? मैं पार्टी में नहीं आया। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं नाराज़ आपसे, बस मैं थोड़ा मसरूफ़ था इसलिए मिलने नहीं आ सका। मोबाइल भी ख़राब हो गया इसलिए ऑफ था। चलो आओ मैशी, मैं से भी मिलवाओ मुझे। ओके भाई, मैं आपको मैशी से मिलवाऊँगा, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या बात है, बोलो भाई प्लीज़। मुझे मैची से जल्दी शादी करनी है। मुझे नहीं पता, आपको बाबा और मामा को मनाना होगा। ओहो शर्म करो, मुझसे पहले ही तुम शादी कर लोगे। अपने बड़े भाई का ख्याल नहीं तुमको? नहीं भाई, नहीं नहीं भाई, अभी सिर्फ नकाह होगा। रुखसती आपको दूल्हा बनाने के बाद होगी, क्योंकि पहले मेरी भाभी को इस हवेली में आना होगा, उसके बाद ही मैची रुखसत होगी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन जिससे तुमने शादी करनी है इससे तुम मिलवाओ पहले। अच्छा भाई, मैं मैशी को कॉल करता हूँ। अल्तमश ने कॉल की तो मैशी ने कहा कि वो घर चली गई है, क्योंकि पापा के फ्रेंड्स की फैमिली ने आना था। और फिर भाई वो मैशी घर चली गई है क्योंकि उनके घर कुछ मेहमान आ रहे हैं।
देख लो अल्तमश, मैं आज भी उससे मिलने आया था, लेकिन बगैर मिले ही जा रहा हूँ। तुम दोबारा मुझसे नाराज़ मत होना। अच्छा है, चलो तुम हवेली आने की तैयारी करो, क्योंकि मामा बाबा से इस बारे में बात करनी है। रोहिल ने अल्तमश के भाई को यूनिवर्सिटी में देख लिया था, इसलिए उसने विशाल को कॉल करके उसके सामने आने से मना किया था। या तो इसीलिए विशाल जल्दी से घर चली गई ताकि उसके भाई से ना मिल सके। यूनिवर्सिटी से निकलते हुए उसकी नज़र उसकी दिले जाना पर पड़ी, जिसने उसकी रातों की नींद उड़ाई हुई थी। वो अपने दिल्ली जाना के पास आया, जो कि सना का इंतजार कर रही थी। दिल्ली जाना, मैं विश जानी पहचानी आवाज़ सुनकर पलटी तो मनहास को देखकर हैरान होगी। तुम यहाँ भी पहुँच गए मेरा पीछा करते हुए। महविश ने गुस्से से देखा। गुस्से से उसके गाल लाल टमाटर हो रहे थे और काली बड़ी बड़ी आंखें बाहर को आ रही थी। वो तो मनहास के इस अंदाज में होश उड़ा रही थी। मनहास ने अपने मुस्कुराहट छुपाई। ओहो दिले जाना, तुम तो गुस्से में भी इतनी प्यारी लगती हो। पता नहीं मुस्कुराते हुए कितने लोगों का कत्ल करती होगी मेरी जान। कभी मुझे देखकर मुस्कुरा भी लिया करो, मैं अपनी जाने दिले जाना को हंसते हुए भी देख लूँ। उफ, तुम्हारी हंसी तो मेरी जान ले लेगी। मैं सड़े हुए प्याज को देखकर नहीं हंसा करती, इसलिए फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगी। आहा, उफ उफ उफ, दिले जाना कुछ ज़्यादा ही बोलने लग गई हो। तुम्हारी ये बोलती बंद करनी पड़ेगी। शट अप बदतमीज़ कहीं के, तुम्हारे गुस्से के अंदाज ने मेरी रातों की नींदें उड़ा दी है। जाना, गुस्सा ना किया करो, मुझे मासूम की जान लोगी क्या? इस अजनबी के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर उसके पसीने छूट रहे थे। ये कौन है, क्यों मेरे पीछे पड़ गया है? अभी वो यही सोच रहे हैं। ठीक है, मिनहाज एक दफ़ा फिर रौबदा लहजे में बोला। तुम यही सोच रही हो ना कि मैं कौन हूँ, वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हूँ? तो सुन लो, तुम मेरी हो। मेरे अलावा ना तुम्हें कोई छू सकता है, ना ही प्यार भरी नज़रों से देख सकता है। आई बात समझ? ये बात तुम अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो। अभी महविश कुछ कहती कि वो बड़े बड़े कदम उठाता अपनी गाड़ी की तरफ चला गया, क्योंकि वो सना को देख चुका था। तुम्हें क्या हो गया है? इसी बुत की तरह क्यों खड़ी हो और तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? कौन था जो अभी तुम्हारे पास से होकर गया? क्या तुम हाँ नया आशिक है जो तुमसे बात कर रहा था, मुझे देखते ही वो चला गया? शट अप सना, क्या बोल रही हो? मैं कुछ नहीं कहती तो इसका ये मतलब नहीं तुम मेरे गर्दान पर उंगलियां उठाओ। वो तो मुझे और मामा को अच्छी तरह पता है कि तुम किस तरह की लड़की हो, लेकिन अफसोस तुमने बाबा को अपने जाल में फंसाया हुआ है। मैं भी रोते हुए कहने लगी, सना मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम हर वक्त टाइम मेरे पीछे पड़ जाती हो? तुम पूछ रही हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा? बचपन से लेकर तुम्हें बाबा का प्यार, ज़्यादा प्यार मिला है। वैसे तुम्हारी वजह से मुझे डांटते रहते हैं। सना ये कहते हुए अपनी गाड़ी में जा बैठी और मैं भी अपने आंसू साफ करते हुए उसके पीछे बढ़ गई। मैं नहाज अल्तमश को लेकर हवेली की तरफ जा रहा था। जाने से पहले मैं नहाज ने फ़ोन करके बता दिया कि अल्तमश मेरे साथ आ रहा है। ये खबर सुनकर हवेली वालों की खुशी का कोई ठिकाना न रखे। वो हवेली का सबसे छोटा और लाडला बेटा था। सब इस पर अपनी जान निछावर करते थे। आशा तो अल्तमश के आने का सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। भाई आपने मेरे बारे में क्यों बताया कि मैं आ रहा हूँ? मैं सबको सरप्राइज़ देने वाला था कि कैसे सब खुश होते हैं, ये देखना चाहता था। हाँ हाँ, मैं नहाज ने कहका लगाया। और मेरे भाई, हमारे जाने से वैसे भी सबके चेहरों पर खुशी आ जाती है। तुम जाकर खुद देख लेना। क्यों, तुम उनके लाडले और चहेते बेटे हो। मलक साहब के दो बेटे थे, एक ज़हीर मलक और एक कबीर मलक। ज़हीर मलक सबसे बड़े थे, जिनकी लव मैरिज हुई थी आसिया बेगम को। लेकिन आसिया बेगम बहुत अच्छी और फर्माबरदार थी कि बहुत जल्द उन्होंने हवेली के लोगों में अपनी जगह बना ली। सब ने खुश दिली, सबके दिल खुश हो गए थे। रईस साहब की तीन औलादें थी, एक बेटा और दो बेटियां। बड़ा बेटा आसम मलक, अपनी बेटी आयशा, एक बेटी आयशा और दूसरी बेटी फातिमा थी। कबीर मलक की शादी मलक साहब ने अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से ख़ानदान में करवा दी थी। कबीर साहब और यास्मीन बेगम के दो बेटे थे, बड़ा बेटा मनहाज मलक और छोटा अल्तमश मलक था। मलक हवेली में सबसे बड़ा बेटा आमम मलक था, जो कि हवेली की तमाम जिम्मेदारी उठा रहा था। और दूसरे नंबर पर मनाज आता था, जो कि अपना अलग बिजनेस चला रहा था इस्लामाबाद में और हर हफ्ते चक्कर ज़रूर लगाता था हवेली में। तीसरे नंबर पर फातिमा आती है, जिसकी शादी उसके मामूजात बेटे से हुई थी। उसके बाद आता है अल्तमश, यह सबका लाडला। वो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेडिकल का स्टूडेंट है वो, और अपनी पढ़ाई इस्लामाबाद से कर रहा था, वहाँ हॉस्टल में रहता था। और फिर मिशाल की वजह से उसका दिल नहीं करता था कि वो हवेली जाए, इससे दूर हो। फिर उसके बाद आती है सबसे छोटी आयशा। हवेली में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए उसने आज तलीम को खैराबाद कह दिया। मनहाज और अल्तमश जब हवेली पहुंचे तो उनका बड़ी गर्म जोशी से इस्तकबाल हुआ। अल्तमश और मनहाज बारी बारी सबसे मिलने अल्तमश और मनहाज बारी बारी सबसे मिलने, सबसे प्यार लिया और फिर अंदर चले गए।
कबीर साहब ने मिनहाज से कहा कि आप लोगों को इतनी देर क्यों होगी, हम तो आप लोगों का कब से इंतज़ार कर रहे थे। बाबा, इधर इस्लामाबाद में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, लग रहा था कि सब आज ही अपने घरों को जा रहे हैं। यास्मीन बेगम ने अपने दोनों बेटों को देखा तो हमेशा साथ रहने की दुआ की। फिर यास्मीन बेगम ने मिनहाज और तुमिश को फ्रेश होने का कहा तो वो फ्रेश होने चले गए। चलो बेटा, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, फिर हम खाना लगाते हैं। सब लोगों को बहुत भूख लगी है, वो तो तुम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। मामा, आप लोग भला खाना खा लेते, हमें आने में देर हो गई थी। सुल्ताना बेगम, उनकी दादी ने प्यार से उनके सर पर हाथ फेरा के, जब तुम लोग आते हो तब भी हम साथ में खाना खाना नसीब होता है। सब ने खुशगवार माहौल में खाना खाया। उमर खाना खाने के बाद काफ़ी देर गपशप करते रहे। उसके बाद सब आराम करने के लिए अपने कमरों में चले गए। सुबह नाश्ते के टेबल में मलिक साहब ने कहा कि सब लोग आराम से नाश्ता करो, उसके बाद मुझे तुम लोगों से ज़रूरी बात करनी है। सब डाइनिंग रूम में जमा हो गए। मलिक साहब को सुल्ताना बेगम ने बात शुरू की कि हम अपने पोतों की शादी करना चाहते हैं ताकि हम ये सब खुशियाँ देख सकें। आसम का तो निकाह हो गया और उसके अगले हफ्ते रुखसती करवा देंगे। मैं आज ही हानिया बेटी के वालदेन से बात करती हूँ कि अगले हफ्ते रुखसती का टाइम दे दें। इसके बाद मनहाज और अल्तमश की शादी होगी। नहीं मेरी प्यारी दादी, आप लोग अभी आसम भाई और अल्तमश की शादी कर दें, मुझे अभी शादी नहीं करनी। नहीं, मैं अब किसी की नहीं सुनूंगी। क्यों ज़हीर, आसिया, कबीर और यास्मीन, आप लोगों को मेरी बात पर कोई एतराज़ है? ज़हीर और आसिया बेगम दोनों बोले कि नहीं अम्मा जी, हमें कोई एतराज़ नहीं। आसम की दुल्हन की रुखसती अगले ही हफ्ते होगी। हम आज ही आनिया बेटी के घर जाएंगे तारीख लेने, क्योंकि अल्तमश बेटा भी यहाँ है। फिर इसका एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, फिर पता नहीं कब आएगा। इस बात पर सबने हमें भर ली। फिर सुल्ताना बेगम ने यास्मीन बेगम को कहा कि मनहाज के लिए लड़की देखना शुरू कर दें। आसम की शादी के बाद इंशाल्लाह मनहाज और अल्तमश की शादी होगी। अल्तमश की लड़की दुल्हन तो घर में ही मौजूद है। अल्तमश की शादी ज़हीर की बेटी आयशा होगी। ये सुनते ही अल्तमश चौंका और उसने मनहाज की तरफ देखा। मैं आयशा से शादी नहीं करूँगा, मुझे यूनिवर्सिटी में एक लड़की पसंद है, मैं उससे करूँगा। अल्तमश ने गुस्से से कहा और मैं यही बात करने आज हवेली आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप सब लोगों के दरमियान क्या चल रहा है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं आयशा से कभी शादी नहीं करूंगा। अगर मुझे ये पता होता कि यहाँ मेरे आने के बाद ये सब होगा तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। अल्तमश गुस्से से बोल रहा था। कबीर साहब ने उठकर गुस्से से बोला, तुम कैसे बात कर रहे हो अपनी दादी से? हम सब तुमसे इतना प्यार करते हैं कि उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ज़िद पूरी करें और तुम बदतमीज़ी करते रहो। और एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम जैसे अम्मा जी और अब्बा जी चाहते हैं वैसा ही होगा, क्योंकि हवेली में हमेशा से वही होता है जो कि बड़ों ने कहा है। तुम्हारी शादी आयशा से ही होगी। मुझे नहीं करनी है आयशा से शादी। मनहाज ने गुस्से से अल्तमश को देखा कि तुम कैसे बात कर रहे हो सब से, ये क्या बदतमीज़ी है? कैसे बात कर रहे हो तुम? ऐसे बात करते हैं तुमने अपना वो या वो बात करने को आराम से भी की जा सकती है। तुमसे सुकून से बैठ कर बात करो। मिनहाज भाई, आप तो सब जानते हैं और आप भी ये सब कह रहे हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, मैं सब जानता था, लेकिन मैंने मुकम्मल हामी नहीं भरी थी। ज़हीर साहब और आसिया बेगम एक दूसरे को देख रहे थे। फिर ज़हीर साहब बोले, अल्तमश, मेरी बेटी में क्या बुराई है? तुम शादी से इनकार कर रहे हो? देखिए ताया जान, आयशा बहुत अच्छी है। मैंने उसे हमेशा बहन मानता आया हूँ। मैं इससे अब शादी नहीं कर सकता। आप तो मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अब वो आयशा बैठी रो रही थी, क्योंकि वो बचपन से ये सुनती आ रही थी कि उसकी शादी अल्तमश की होगी। वो भी अल्तमश को पसंद करने लगी थी, इसलिए उसने अल्तमश के ख्वाब सजाना शुरू कर दिए थे। और अब ख्वाब टूटने का दर्द क्या होता है, इससे बेहतर कोई नहीं जानता था। और अल्तमश गुस्से से ये सब कहकर अपने कमरे में चला गया और सब ड्राइंग रूम में एक दूसरे को हैरान होकर देख रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? मनहाज ने सबको दिलासा दिया कि आप सब लोग परेशान ना हो, मैं अल्तमश को समझाऊंगा कि वो आयशा से शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगा। हेलो महविश, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मलाइका, तुम्हारा क्या हाल है? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम काफ़ी दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, क्या हुआ है? तुम अपनी क्लासेस मिस कर रही हो। तुमने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। क्या कभी घर में बात हुई है? क्या मलाइका, क्या बताऊँ? इस दिन जो लड़का यूनिवर्सिटी में आया था वो बहुत तंग कर रहा था। महविश ने इस वाक़ये के बारे में मलाइका को सब कुछ बता दिया कि किस तरह इस पार्टी में मनहाज से टकराव हुई थी और महविश ने हाथ उठा दिया था। इस दिन से वो यूनिवर्सिटी में भी आगे सुना है। ये देख चाचा और चाची को बता दिया। सना ने ये देखकर चाचा और चाची को बता दिया और हंगामा करके उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालने लगी।
मेरी जान, तुम इनकी बातों को क्यों दिल पर लेती हो सुना। और तुम्हारी चाची का तो यही काम है, जब देखो तुम्हारी इज्जत के खिलाफ जाती रहती हैं, बेवजह तुम पर बहतान लगाती रहती हैं। मेरी जान, तुम परेशान मत हो और दिल छोटा ना करो, यूनिवर्सिटी आना स्टार्ट करो। इस तरह अगर बैठ कर क्या होगा। तुम परेशान बिल्कुल ना हो, देखना एक दिन कोई शहजादा आएगा और तुम्हें इन सब से दूर ले जाएगा। मलाइका ने कहा तो महविश के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने दुख से कहा, मलाइका, शहजादे भी उनके नसीब में होते हैं जो कि खुश नसीब होती हैं, जिनके सर पर माँ बाप का साया होता है। मेरी जान, तुम एक शहजादी हो और देखना एक शहजादा ही लेने आएगा। तुम उदास मत हो हुआ करो, हमारे अल्लाह पाक को उदासी नहीं पसंद। तुम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हुआ करो, देखना इंशाल्लाह एक दिन सब ठीक कर देगा। और अगर तुमने उदासी वाली बातें की तो मैंने तुम्हें मार मार के तुम्हारा कीमा बना देना है। इसके कहने की देर थी कि महविश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और ओके ठीक है, मलाइका नहीं होती इस बस अब खुश बाशाबश उदास होना भी मुतासर शराफत से कल यूनिवर्सिटी आना स्टार्ट करो। अगर तुम ना आए तो मैंने घसीटते हुए तुम्हें यूनिवर्सिटी ले जाना है। हाँ ओके ओके मेरी जान, जो तुम्हारा हुक्म। मैं यूनिवर्सिटी ज़रूर आऊँगी। ओके क्लास में मिलते हैं, अभी मैं मोबाइल रख रही हूँ। ओके ठीक है बाय का, अब मैं जा रही हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। ओके ठीक है, तुम जाओ, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं। और ये कहकर मोबाइल रख दिया और मोबाइल के सामने और आंखों के सामने एक दफ़ा फिर मनाज का चेहरा आया तो वो धीरे से मुस्कुरा दी, इस बात से जान के उसके साथ क्या होने वाला है। अल्तमश ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया था। सुबह से लेकर रात हो गई लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं आया। यास्मीन, मैं तुमसे बहुत दफ़ा बात करने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अल्तमश अपनी ज़िद पर कायम था कि आयशा से शादी नहीं करेगा, जिसकी वजह से हवेली वाले सब परेशान थे। आयशा भी कई दफ़ा अल्तमश के कमरे में आएगी उससे पूछेगी कि क्या वो लड़की उससे कोई ज़्यादा खूबसूरत है जिसकी वजह से तुमने मुझे ठुकराया। अल्तमश ने उसकी बात पर कोई बात नहीं सुनी और ये भी कह दिया कि तुमने ही दादी को कहा होगा कि तुमने मुझसे शादी करनी है। उसे दिल ही दिल में मैशी से नफरत होने लगी जो उसकी जगह लेने जा रही थी। दिल ही दिल में आयशा से नफरत होने लगी। देखे गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। सुबह हवेली में जब यास्मीन बेगम अल्तमश के कमरे में उसे बुलाने गई तो नाश्ते के लिए आ जाओ, क्योंकि अल्तमश ने कल नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया था। दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। वो अंदर चली गई लेकिन अल्तमश कमरे में नहीं था। वो वापस डाइनिंग टेबल पर आए तो सब मौजूद थे। उन्होंने आकर बताया कि अल्तमश अपने कमरे में नहीं है तो सब परेशान हो गया। फिर मनाज ने कहा कि आप लोग परेशान मत हो, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। मनाज ने फ़ोन उठाया और अल्तमश को कॉल की लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था। दूसरी तरफ भी कॉल की तो उसने कॉल उठा ली और दूसरी दफ़ा कॉल की तो उसने कॉल उठा ली। मनाज ने बोलने से पहले ही कहा, भाई मैं इस्लामाबाद में हूँ और अगर आप घर वालों को मेरी और मैची की शादी के लिए बता सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं मैची से कोर्ट मैरिज कर लूँगा, जैसे तायाबू ने अपनी लव मैरिज की थी मैं भी कर सकता हूँ। इससे पहले कि मनाज कुछ कहता अल्तमश ने कॉल काट दी। इससे दोबारा कॉल लाई लेकिन अल्तमश ने कॉल नहीं उठाई तो मिला, जिसको बहुत गुस्सा आया और कबीर साहब को बोला कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने इससे कहा भी था कि मुझे मैसेज से मिलो लेकिन अभी तक वो लड़की मुझसे नहीं मिली तो मैं कैसे शादी के लिए हाँ कर दूँ। चलो आप लोग परेशान मत हो, आप लोग आसम की शादी की तैयारियाँ करो, मैं इस्लामाबाद जाता हूँ और उसे समझाता हूँ, क्या पता वो मेरी बात समझ जाए। अल्तमश सीधा इस्लामाबाद आया। उसका इरादा मैची के घर जाने का था, इसलिए वो सबसे पहले मैची के घर गया कि उससे कोर्ट मैरिज का बोले। लेकिन जब मैं मैची के घर गया तो मैची रो रही थी लेकिन उसने मैची को चुप करवाने की बहुत कोशिश की कि मैची देखो तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं, मत रो। अच्छा तुम मुझे ये बताओ वजह बताओ, तुम क्यों रो रही हो। अल्तमश, हमारी किसी ने वीडियो बनाई और वो पार्टी वाले कमरे की जिसमें हम दोनों एक हो रहे हैं, प्लीज़ कुछ करो, मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तुमने मुझे 50 लाख नहीं दिए तो मैं ये वीडियो लीक कर दूँगा। अब बताओ मैं रोऊँ नहीं तो क्या करूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इसे पैसे दूँ और अपने आप को बदनामी से बचाऊँ। अच्छा दिखो, मुझे किसी ने बनाई है ये वीडियो, मैं भी तो देखूँ कैसी है वीडियो। अल्तमश ने वीडियो देखी तो उसकी आंखें बाहर आने लगी, जिससे उसके माथे की रगें फड़ने लगी। ये किसने बनाई है वीडियो, एक दफ़ा मुझे पता चल जाए इसका मैं जान से मार डाल दूँगा। अल्तमश ने कहा, मुझे नंबर दिखाओ किस नंबर से तुम्हें वीडियो आई है। तो मैशी ने उसे नंबर दिखाया तो अल्तमश ने इस नंबर पर कॉल की। आगे से रोहिल ने फेक नंबर से कॉल उठाई और अल्तमश ने कहा कि तुम कौन हो। तो रोहिल बोला कि कैसी लगी वीडियो, अगर मुझे 50 लाख नहीं दिया तो मैं ये वीडियो लीक कर दूंगा। तुम्हारे लिए 50 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है, तो तुम तो ठहरे करोड़पति, अगर तुम्हें कुछ नोट दे दोगे तो तुम्हारे खजाने में कमी नहीं आएगी। कल शाम 4 बजे पुराने बैरेज पर तुम रकम लेकर आना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा लेकिन इसके बाद तुम वीडियो डिलीट कर देना।
फिर अगले दिन अल्तमश 4 बजे पुराने ब्रांच पर रकम लेकर गया तो उसने एक बंदे को रकम दे दी। फिर उसने रोहिल का कॉल की तो रोहिल ने कहा कि अब हम इसकी वीडियो डिलीट कर दी है। तो अल्तमश ने मैशी से कहा कि मैंने पैसे दे दिए हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैशी ये सुनकर बहुत खुशी, मुझे लगता है कि तुम्हें पैसे देने से ज़्यादा खुशी हुई है, हमारी वीडियो देर होने पर खुशी नहीं हुई, डिलीट होने पर खुशी नहीं हुई। तो मैशी ने घबराकर कहा, नहीं मुझे वीडियो डिलीट होने पर खुशी हुई है। तो वैसे कैसे कह सकते हो, मैं तो इतनी परेशान थी। तमश बैठा विशाल के बारे में सोच रहा था जब उसने मोबाइल रिंग होने लगा। मुनहास था, उसने कॉल पर की अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो, कहाँ गायब हो? मैं ठीक हूँ भाई, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। आसम भाई की शादी है, हवेली जाएंगे, तुम क्या रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। नहीं भाई, जब तक दादा और दादी मेरी और मैची की शादी के लिए नहीं मान जाते हवेली नहीं जाऊँगा वहाँ। और हाँ भाई, मुझे कुछ पैसे चाहिए, आप मेरे अकाउंट में पैसे डलवा दें। अल्तमश, हमारे अकाउंट में इतना ज़्यादा अमाउंट था, वो कहाँ गया? भाई वो मैची को पैसों की ज़रूरत थी इसलिए उसे दे दी। अल्तमश, तुम पागल हो गए, और इतनी ज़्यादा अमाउंट तुमने मैची को दे दी? 60 लाख तुम्हारे अकाउंट में पैसे थे, मैंने खुद अमाउंट ट्रांसफ़र की थी और तुमने सब उसे दे दिए। मैं बता रहा हूँ ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये तुम्हारे पैसों के पीछे है, तुम्हें पैसे के लिए इस्तेमाल कर रही है। भाई प्लीज़ आप मैची के बारे में ऐसी बातें नहीं करें, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मत दें, मैं बाबा को कॉल करता हूँ, वो मेरे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अल्तमश मैं पैसे भेज रहा हूँ। मनाज अल्तमश को लेने होटल गया था, लेकिन अल्तमश होटल में नहीं था। वो फिर मनाज उसे लेने यूनिवर्सिटी गया तो वो अल्तमश को ढूंढ रहा था कि उसकी नज़र अपने दिल ले जाना पर पड़ी। वह उसकी तरफ चला गया, महविश की वेट उसकी तरफ से उसलिए वो उसके पीछे खड़ा हो गया। अब दोनों के दरमियान 1 फुट का फासला नहीं था, वो तो अपने दिल ले जाना को देख रहा था। फिर मनहाजन में अपने रूप धारणा अस्सलाम वालेकुम, मैं तो वो तो अपने करीब इतनी आवाज़ सुनकर डर कर पलटी तो देखा वो सामने था। वो डरते हुए पलटी तो मनहास के सीने से टकरा गई। दिले जाना, मैं तुम्हें इतना प्यारा लगता हूँ कि हर टाइम मेरे बाहों में आने के लिए बेताब रहती हो, इसलिए तो जब मैं तुम्हारे सामने आता हूँ मेरे बाहों में आ जाती हो। क्या मतलब है आपका, आप क्या कह रहे हैं? आप इतने मेरे करीब थे, मैं आपसे टकरा गई। छोड़े मुझे, सब देख रहे हैं। मनहाज ने अपनी गिरफ्त ढीली की तो मैं भी जल्दी से दूर हुई। मनहाज ने ज़ोरदार कहकर लगाया, तुम हो दिले जाना, अभी तो जितना दूर होना चाहती हो, एक दफ़ा मेरी मिल्कियत में आ गई तो कभी दूर नहीं जाने दूंगा। मैं भी तो इतनी परेशान हो गई कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांस ऊपर को आ गई थी। वो परेशानी से इधर उधर देख रहे थे कि किसी ने देखा तो नहीं। मनहाज में मनहाज ने इसका हाथ पकड़कर फिर से अपने करीब किया, इतना करीब कि महविश को मुंह उसकी गर्म सांसों की तपिश से अपने गालों पर महसूस हुई। वो तो सांस से रोके खड़ी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आवाज़ उसके गले से निकल ही नहीं रही थी। बेबसी से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अब आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती, क्यों पीछे पड़ गए हैं? ओहो दिले जाना, मैंने इतना कुछ कह दिया और अभी भी तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ, तुम्हारा हमसफ़र मनाज मलक। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे फ्यूचर बेबीज़ की मामा हो। इसके बेबी बेबाकी से कहते हुए एक आंख दबाकर उससे कहा। और महविश के तो बेबसी के मारे आंखों से आंसू निकलने लगे। तो मिनहाज ने उसकी आंखों में आंसू देखकर अपनी गिरफ्त ढीली की और आज़ाद कर दिया, क्योंकि वो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। और गुस्से से बोला, आज तो तुम्हारे आंसू ने बचा लिया, आइंदा तुम्हारी आंखों में आंसू से तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी मैं जा रहा हूँ किसी से मिलना है। मनहाज हवेली पहुंचा तो देखा कि हवेली में शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से हो रही हैं, लेकिन सबको यही अफसोस था कि अल्तमश इस शादी में नहीं आया। अगर इससे शादी में अल्तमश आ जाता तो ये शादी और शानदार तरीके से की जाती। कि उसने हवेली आकर भी कई दफ़ा अल्तमश को कॉल की, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। उसे हवेली में आए 4 दिन हो गए। इन 4 दिनों में उसने अल्तमश को इतनी दफ़ा कॉल की, लेकिन अल्तमश ने कॉल अटेंड नहीं की। मनहाज को कुछ बुरा महसूस होने लगा तो उसने अल्तमश के दोस्त को कॉल की। फैसल ने कॉल उठाई तो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? फैसल, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं ठीक हूँ। अच्छा फैसल, मैंने ये पूछना था कि अल्तमश तुम्हारे साथ तुम्हारा राब्ता है या नहीं? भाई वो मेरे साथ राब्ते में नहीं है, मैं तो 2 दिन से इससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा। मैं तो 2 दिन के बाद तुर्की जा रहा हूँ, बस उसकी भागदौड़ में लगा हुआ हूँ, अपनी इस बिज़नेस के सिलसिले में जा रहा हूँ। अच्छा भाई, मैंने आपसे एक बात कहनी है। भाई मैं आपके ऑफिस गया था आपसे एक बात करने के लिए।
हाँ, फैसल मैं आसिम की शादी में आया जो हवेली 4 दिन हो गए, इसलिए मैं वहाँ नहीं था। अच्छा बताओ तुमने क्या बात करनी है भाई? मैं मैसी को बहुत अच्छी तरह जान जाता, वो सही लड़की नहीं है, वो इसके साथ पैसों के लिए रही है, वो इसे धोखा भी दे रही है। मैंने कई दफ़ा इससे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा मुझसे लड़ाई करने लगता है, वहाँ से बेवकूफ़ बना रही है। अच्छा भाई आप अल्तमश को समझाए, मेरी तो वो कोई बात नहीं सुनता, शायद आप लोगों की सुन ले, वो उस लड़की का पीछा छोड़ दे। मुझे भी वो लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। अल्तमश कॉल अटेंड करे तो मैं बात करूँ उससे। आज ही आसम का वलीमा है, वलीमा होते ही मैं इस्लामाबाद के लिए निकल जाऊँगा, वहाँ जाकर मैं पता करता हूँ क्या मामला है। अच्छा भाई ठीक है, मुझे कोई काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज़। मैं उसकी तशवीश होने लगी कि क्या मामला है। विशाल ने अल्तमश को कॉल किया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अल्तमश ब्लैकमेल ने मुझे दोबारा वीडियो भेजी और कहा है कि 50 लाख दो वरना वीडियो वायरल कर दूंगा, प्लीज़ मुझे कुछ करो। ये सुनते अल्तमश खड़ा हो गया और मेरी जान ये क्या कह रही हो, इसने मेरे सामने ही वीडियो डिलीट की थी। नहीं अल्तमश ने नहीं अल्तमश ने वीडियो डिलीट नहीं, उसने तो वीडियो डिलीट नहीं, उसने मुझे दोबारा वीडियो भेजी और 50 लाख की डिमांड की है। मैसी इतनी जल्दी इतने ज़्यादा पैसों का इंतजाम कैसे होगा? मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने तुम्हें दे दिए। ये सुनते ही वो ज़ोर से रोने लगा। अल्तमश कुछ करो, अगर तुमने पैसे ना दिए तो फिर क्या होगा? मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। एक तरीका है अल्तमश, मैंने अपनी जान ले लूँगी, जिसकी वजह से ना ही पैसे देने पड़ेंगे और ना ही ये वीडियो वायरल होगी। मैं अभी ज़हर खा लेती हूँ ताकि तुम्हें भी सुकून आ जाए, तुम्हें मुझसे जान छूट जाएगी। रोज़ 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 तुमसे पैसे मांगती हूँ। अल्तमश ये सुनते ही परेशान हो गया। मेरी जान प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, तुम परेशान मत हो। अगर दोबारा इस ब्लैकमेलर की कॉल आए तो उससे 2-3 दिन की मोहलत मांग लेना, मैं कुछ करता हूँ। वो रखते ही अल्तमश कमरे में एक जगह से दूसरी जगह टहलने लगा और परेशानी से सोचने लगा, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करूं? भाई तो मुझे अभी इतनी रकम नहीं देंगे। और मैची का ख्याल आते ही वो फ्रेश होने चला गया कि वो इसके पास जाकर उसे तसल्ली दे सके। मशाल को रखते ही खुश होने लगे, मुस्कुराकर कहने लगी कि बकरा हलाल होने वाला है। बेचारा अल्तमश इतना प्यार करता है। और साथ बैठा रोहिल मुस्कुरा रहा था। अल्तमश मशाल के घर की डोरबेल जाने ही वाला था कि उसे दरवाज़ा खुला हुआ पाया। गुस्से से सोचने लगा कि पागल ने दरवाज़ा ही खुला छोड़ा दिया है। जब वो मशाल के रूम में पहुंचा तो अंदर से आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ सुनकर रुक गया और मशाल कुछ बोल रही थी। अल्तमश बेचारा पागल हो गया है। मेरे प्यार में जितने भी पैसे मैं पैसे मांगूँ वो दे देता है। मैं तो उससे नफरत करती हूँ। तुम्हारे कहने पर मैं इससे प्यार का नाटक कर रही थी। तुम्हारे कहने पर मैंने इसके इतने करीब गई कि 50 लाख उसने पहले दे दिया और 50 लाख 2 दिन में दे देगा। तुम अपने पासपोर्ट और टिकट्स तैयार रखो। जैसे ही 50 लाख हाथ में आएंगे हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा ताकि इसको पता ना चले। हम दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। तुम फिक्र ना करो, मैं सारे काम कर लूँगा। तुम बस हमारी गोल्डन नाइट का इंतज़ाम करो, बस इस बेवकूफ़ को संभालो। मैं अब और ड्रामा नहीं कर सकती वहील। विशाल मेरी जान, अब इतना बड़ा हाथ मारा है तो कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। अभी विशाल कुछ और बोलने ही लगी थी कि अल्तमश ने ज़ोर से दरवाज़ा खोला और गुस्से से अंदर आया। विशाल और रोहिल अल्तमश को देखकर डर गया। अल्तमश तुम कब आएगी? मेरा दोस्त रोहिल है। वो अल्तमश के करीब जाकर बोलने लगी। अल्तमश ने विशाल को ज़ोर से धक्का दिया और बोला कि मैं इस वक्त आया था जब तुम दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे। असल में मुझे कितनी दफ़ा का समझाया था कि ये लड़की तुम्हें धोखा दे रही है, लेकिन सबको गलत समझता रहा। मुझे इस बात पे यकीन नहीं था क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था। फिर इसने विशाल को ज़ोरदार इतना ज़ोर का थप्पड़ विशाल बेड पर जा गिरी। रोहिल ने जब ये देखा तो उसने अल्तमश का गिरबान पकड़ लिया। दोनों में अच्छी खासी हाथापाई हुई। एक दूसरे को बहुत मारा और रोहिल को बोला कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अल्तमश जब हॉस्टल पहुंचा तो ज़ोर ज़ोर से अपनी चीज़ें उठाकर दीवार पर मार रहा था, चीख रहा था कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था। अपने बाल ज़ोर ज़ोर से नोचने लगा। वैसे तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी वजह से मैंने अपने घर वालों से लड़ाई की, आशा का दिल दुखाया, अपना घर वालों के ख़िलाफ़ किया। मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की, तुम मुझसे नफरत करते रही। सब पैसों की वजह से मेरे साथ रही। तुमने मुझे मेरे घर वालों के सामने मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। फिर अल्तमश ने मनहास को कॉल की। मनहास ने जब अल्तमश की कॉल देखी तो गाड़ी को रुका और फ़ोन उठाया। मनहास ने उसकी कॉल उठाया, गुस्से से बोलने लगा कि मैंने तुमको कितनी दफ़ा कॉल की, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? भाई जब मनहास ने देखा कि अल्तमश रो रहा है तो वो भी परेशान हो गया। अल्तमश मेरी जान तुम क्यों रो रहे हो? बताओ तो सही अल्तमश क्या हुआ है? भाई वो मैची धोखा दिया है, सिर्फ वो पैसों के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही थी। मैंने आप लोगों की बातों का एतबार नहीं किया। भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। भाई वो मुझसे नफरत करती है, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता था ना, सच्ची मोहब्बत करता था। इसकी वजह से मैंने घर वालों का दिल दुखाया तो मेरी वजह से तो वो मेरी तरफ से घर वालों से माफ़ी मांग लीजिएगा। भाई मैंने उन सब का दिल दुखाया है, ख़ासतौर पर आयशा का। भाई वो मुझसे नफरत करती है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई मैं इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, इसके बगैर नहीं रह सकता।
ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे प्लीज़। अल्तमश तुम ऐसा कुछ मत करना, कभी ऐसी हरकत मत करना। मैं आ रहा हूँ भाई, जब आप मेरे पास आए प्लीज़ भाई मुझे माफ़ कर दे। नहीं क्या? अल्तमश ने फ़ोन रख दिया और टेबल से छुरी उठा ली और अपनी कलाई पर रख दी और फिर अपनी कलाई को काट दिया और फ़ोन एक पारे की तरह इसके हाथ से निकला। अल्तमश अपने हाथ को देख रहा था, बोला कि ये वैशी तुमसे मोहब्बत की सज़ा है जो मैं अपने आप को दे रहा हूँ। उसके बाद उसको सब कुछ धुंधला सा नजर आने लगा। वहविश बेड पर लेटी हुई थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके दिमाग में बस मनहास के ख्याल आ रहे थे। मलाइका तो कह रही थी कि मेरे लिए शहजादा ही आएगा, तो वो इस लड़का कभी किसी शहजादे से कम तो नहीं है। महविश उसके बारे में सोच रही थी कि हो बहु हूँ। उसने अपने सर पर हाथ मारा। ये कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि मेरे लिए कोई शहज़ादा आएगा। लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि तू मेरी मिल्कियत हो। तो क्या वो सच में मुझसे प्यार करने लगा है? क्या वो मुझे हमेशा के लिए अब यहाँ से ले जाएगा? अगर वो यहाँ आया, चाची और सना ने मना कर दिया तो फिर क्या होगा? बाद में वो मुझे ताने देगी। ओह मैं ये क्या सोच रही हूँ? मलाइका तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया यार? वो तकिया लेकर लेटते हुए बोली और कवर बदल बदल के वो सोने की कोशिश करने लगी। चंद ही मिनट बाद उस पर नींद में निर्वाण हो गई। वो नींद के गोश में चली गई। अल्तमश के निकलते ही मशाल ने रोहिल से कहा कि जल्द से जल्द टिकट का बंदोबस्त करो। अल्तमश ने ये सब अपने भाई को बता दिया होगा। अब तक यहाँ पर पहुँचने वाले होंगे। अगर वो साथ में पुलिस ले आए तो हमें जेल हो जाएगी। तुम जाओ रोहिल, जाकर टिकट्स का बंदोबस्त करो। रोहिल ने परेशानी से बोला कि अगर मेरे पीछे से वो आगे वहाँ और तुम्हें कुछ बोला तो मैं तुम्हें यहाँ सबको संभाल लूँगी। तुम जाओ, हमारे रास्ते का काटा फसल था जो अब यहाँ पर नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी में भी सबको समझा दूँगी और कोशिश करना कि हमारी फ़्लाइट कल की हो। अच्छा, और तुम जाओ, मैं पैकिंग करती हूँ। मैं नहास गाड़ी चला रहा था। मिनटों का सफ़र भी मीलों का लग रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उठकर अल्तमश के पास पहुंचे। अभी वो हॉस्टल पहुंचा कि उसने ज़ोर से दरवाज़ा खोला तो जो उसके सामने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली लगी। वो जल्दी से अल्तमश के करीब गया, उसका सर अपनी गोद में रखा और पुकारने लगा, उन्हें उठो अल्तमश, देखो तुम्हारा भाई तुम्हारे पास है, प्लीज़ आंखें खोलो। ये क्या हो गया तुम्हें? तुमने क्या कर दिया? उसने जल्दी से अल्तमश को गोद में उठाया और अस्पताल की रवाना हो गया। मनहास तो अपने होशोवास में खो बैठा था। अपने भाई की हालत देखकर अस्पताल पहुंच गए। उसने डॉक्टर को चलाना शुरू कर दिया। जल्दी जल्दी मेरे भाई का ट्रीटमेंट करो। डॉक्टर ने कहा। ये पुलिस केस है। मनहास को बहुत गुस्सा आया। मेरे भाई को देखे तो नहीं तो मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं इस अस्पताल को आग लगा दूंगा। मनहास गुस्से से बोला। डॉक्टर ने कहा हम अभी ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो मनहास ने अपनी निकाल कर डॉक्टर के सर पर रख दी। डॉक्टर तो डर ही गया, इसलिए जल्दी से जल्द अल्तमश को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले गए। मनहास बाहर को इंतजार करने लगा। अंदर डॉक्टर एक दूसरे को कह रहे थे कि अब बाहर जाकर कौन बताएगा कि इसका भाई मर गया है। डॉक्टर सब परेशान थे क्योंकि वो इसका जनूनी रूह देख रहे थे। अब इसका भाई जिंदा नहीं रहा, कैसे बताएंगे? डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो मनहास जल्दी से उनके पास आया। बोला मेरा भाई कैसा है? डॉक्टर ने अफसोस से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला कि आई एम सॉरी, इनकी डेथ को 1 घंटा पहले हो गई है। डॉक्टर ये कहकर चला गया। मनहास तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर अपने भाई के मुर्दा वजूद को देख रहा था और चीख रहा था, अल्तमश तुमने ये क्या कर दिया? कुछ देर बाद डॉक्टर ने उसे बुलाया कि आप अपने भाई की डेड बॉडी रिसीव कर लें। वो तो ये सोच रहा था कि हवेली में सबको कैसे बताएगा अल्तमश मर गया। उससे पहले हौसले के बाद अपने कज़न आसम को कॉल की। मनहास रो रहा था। उसने बोला कि ना क्या बोला नहीं जा रहा था। मनहास तुम क्यों रो रहे हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं आसम, कुछ ठीक नहीं। अल्तमश ने खुदकुशी कर लिया। वो मर गया है। वो वही जानता था कि उसने अपनी ज़ुबान से ये लफ्ज़ कैसे अदा की। अपने भाई के लिए उसका दिल फट रहा था। उसका दिल कर रहा था वो मैशी को जान से मार डाले। तुम प्लीज़ हवेली में सबको बता देना और संभाल लेना। मैं कुछ घंटे तक पहुंच जाऊंगा। उसने कहा कि मैं आ जाऊँ? नहीं, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़। आसम का रंग पीला देकर देकर हानिया ने पूछा कि आसम आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? किसका फ़ोन था? उसने बताया कि मनहास का फ़ोन था। तो क्या कह रहा था मनहास? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं हानिया, कुछ ठीक नहीं। आसम की आंखों में आंसू आ गए। तो बताएं तो सही, क्या मेरा दिल बैठा जा रहा है? वो कह रहा है कि अल्तमश ने खुदकुशी कर ली, उसकी डेथ हो गई और वो उसकी बॉडी को लेकर हवेली आ रहा है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं घर में सबको कैसे बताऊँ। ये आप क्या कह रहे हैं आसम? अल्तमश ऐसा कैसे कर सकता है? अब तो जो होना था हो गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हवेली में सबको कैसे बताऊं। चलो आओ नीचे चलते हैं। वो नीचे के सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। यास्मीन बेगम ने जब हानिया और आसम को देखा तो कहा आओ बेटा बैठो, आप लोग भी यहाँ। तो हानिया सुल्ताना बेगम के पास बैठ गई और आसम और यास्मीन बेगम के पास बैठ गया। यास्मीन ने जब आसम को देखा कि वो कुछ परेशान है तो आसम क्या हुआ है? तुम परेशान क्यों? आसम की आंखों में आंसू बहने लगे तो जहीर साहब ने कहा आसम क्या हुआ है? रो क्यों रहे हो?
बाबा अल्तमश, हाँ बेटा बोलो क्या हुआ है अल्तमश को। बाबा वो अल्तमश ने खुदकुशी कर ली, मनहाज उसकी डैडी बॉडी को लेकर हवेली आ रहा है। ये सुनते ही हवेली में एक हराम बर्पा हो गया। यास्मीन बेगम तो सुनते ही बेहोश हो गई और आनिया सुल्ताना बेगम को संभाल रही थी क्योंकि उनका बहुत बुरा हाल था। जहीर साहब और कबीर साहब तो बस सप्ते में चले गए। आशा को तो यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी मोहब्बतों से छोड़कर चली गई। फातिमा अपनी बहन आयशा को संभाल रही थी, उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि अल्तमश इतना बड़ा कदम उठा सकता है। यास्मीन बेगम को तो होश ही नहीं आ रहा था। हवेली में एक कहर बर्पा हो गया था। वहाँ नहाज अल्तमश की बॉडी को लेकर हवेली पहुंचा तो माँ के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि माँ मुझे माफ़ कर दे, मैं अल्तमश का ख्याल नहीं रख सका। काश मैं इस टाइम अल्तमश के पास होता तो ये सब नहीं होता। प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दे, मैं आपके बेटे का ख्याल नहीं रख सका। आयशा तो अल्तमश की बॉडी को देख कर बेहोश और वो इसका कज़न दोस्त उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती थे। वो बचपन से उसने ख्वाब देखे थे उसके साथ और वो इसके दिल बनकर धड़कता था। फातिमा ने आयशा को बहुत मुश्किल से होश दिलाया तो आयशा उठकर ज़ोर से रोने लगी। तो मैंने तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ अल्तमश उठ जाओ। अल्तमश की तदफीन का वक़्त हो गया तो ज़हीर साहब ने कबीर साहब के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि नमाज जनाजा का टाइम हो गया है। कबीर साहब तो बेचारे जवान बेटे की मैयत देखकर रो रहे थे। थोड़ी देर बाद वो जनाजा लेकर जा रहे थे। अल्तमश को दफनाने के बाद सब चले गए, लेकिन मनहाज उसकी कब्र पर बैठा रहा, वादा कर रहा था कि जिसने तुम्हें इसको खुदकुशी करने पर मजबूर किया है, मैं इसे तरफा तरफा कर मारूंगा। मनहाज अल्तमश की कब्र पर बहुत देर तक बैठा रहा। फिर उसको अपने माँ बाबा का ख्याल आया तो वो हवेली की तरफ रवाना हुआ। यास्मीन बेगम तो बार बार जब भी होश में आती तो अल्तमश का नाम लेती, लेकिन उन्हें याद आया था कि अल्तमश इनके दरमियान नहीं रहा तो वो फिर से बेहोश हो जाती। मलक साहब और सुल्ताना बेगम भी इनकी वजह से बहुत परेशान थे। डॉक्टर ने भी बताया था कि यास्मीन बेगम की कल तक तबीयत ठीक हो जाएगी। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो उन्हें उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। अभी सब यास्मीन के कमरे में ही मौजूद थे कि अभी साहब ने मनहास को बोला कि गाड़ी निकाले, यास्मीन बेगम का हॉस्पिटल लेकर चलते हैं हम। जैसे ही मनाज खड़ा हुआ, यास्मीन बेगम ने उसका हाथ पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि मुझे नहीं जाना, मुझे अल्तमश के पास जाना है, प्लीज़ मामा मनाज अल्तमश को मेरे पास ले आओ। नहीं मामा, अब अल्तमश हमारे पास नहीं आ सकता, प्लीज़ आप हौसला करें, आपको तो सब्र करना होगा, उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी होगी। यास्मीन बेगम रोते हुए कहने लगी ये क्या हो गया, अभी तो उसके जीने के लिए दुआ करने लगी तो आपकी अब उसकी मग़फ़िरत की दुआएँ करनी पड़ेंगी। मनहास बेटा, तुम्हें अब अल्तमश की मौत का बदला लेना है। इस लड़की को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, उसको अल्तमश जैसी मौत नसीब हो। मनहास ने यास्मीन बेगम से वादा किया कि वो अल्तमश की मौत का बदला ज़रूर लेगा। विशाल सुबह यूनिवर्सिटी आए से पता था कि अल्तमश का भाई यूनिवर्सिटी में इसका पता करने ज़रूर है, इसलिए सुबह सुबह ही विशाल यूनिवर्सिटी आ गया और अल्तमश के भाई के आने से पहले पहले ही अपना काम सर अंजाम देने लगी। विशाल बाद में सना से मिली और उसे बताया कि वो बेवकूफ़ अल्तमश ने खुदकुशी कर ली और यह सब मेरी वजह से हुआ है। और सना ये सुनकर परेशान हो गई। उसे पता था अब तुम पागल हो गई हो, अब ये मुल्क छोड़कर चली जाओ और अल्तमश का भाई कभी तुम्हें नहीं अल्तमश का भाई कभी भी तुम्हें ढूंढ लेगा। हाँ यार, आज शाम की 7 बजे की फ़्लाइट है और मैं चली जाऊँगी। जाने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मैं तुम्हें वो सारे इसके पैसे दूँगी। देखो, तुम्हारी कज़न का नाम भी महविश है, इससे प्यार से महशी कहते हैं। अल्तमश भी मुझे तो महशी कहता है, इसलिए जब भी कोई मेरे बारे में पूछे तो तुम अपनी कज़न का बता देना। तो मैं तो इस काम में 5 लाख दूंगी। क्या सना, तुम ये कर सकती हो? हाँ हाँ यार, क्यों नहीं, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। विशाल सना के गले लगकर थैंक यू कहकर चली गई। महविश का किसी काम में दिल नहीं लग रहा था, ना ही पढ़ाई में दिल लगता था। उसका दिल यूनिवर्सिटी जाने को भी नहीं करता था, लेकिन वो मास के लिए यूनिवर्सिटी जाती थी। शायद वो आ जाए और उसे एक बार देख ले। महविश को मनहास से मोहब्बत हो गई थी। अभी तक तो उनकी सब 3 मुलाकातें हुई थी, लेकिन महविश इन 3 मुलाकातों में अपना दिल दे बैठी थी क्योंकि मनहास उस पर रखता था। इसलिए उसे ये बात अच्छी लगी थी कि उसका ख्याल रखता है। अल्तमश का 10वां हो चुका था तो मनहास ने सबको कहा कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ अल्तमश कातिल को ढूंढने। तो आसिम ने कहा कि मैं भी साथ जाऊँगा, लेकिन मनहास ने मना कर दिया कि तुम हवेली में रुको, सबका ख्याल रखो। मनहास ने सबको सलाम किया और आखिर में यास्मीन बेगम के पास आया तो यास्मीन बेगम ने उसे दुआ दी और मनहास को कहा कि अगली दफ़ा तुम यहाँ आओ तो अल्तमश के कातिल को साथ लेकर आना। मनहास एक काबिल अफसर को लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचा और प्रिंसिपल के ऑफिस गया। हमें आपकी यूनिवर्सिटी की एक लड़की के बारे में पता करना है। जी बताइए, क्या काम है? कौन सी लड़की? मैशी नाम है इस लड़की का। हमें कल तक इसका मुकम्मल बायोडाटा चाहिए, अब हम कल आएंगे। ये कहते हुए वो लोग ऑफिस से निकल गए। मलाइका महविश को छेड़ रही थी कि हाँ हाँ, तुम्हें अब इस लड़के से मोहब्बत हो गया है, इसलिए तो यूनिवर्सिटी आने का दिल नहीं करता, ना ही पढ़ाई करने को दिल करता है।
अभी वो मलाइका को जवाब देने ही लगी कि मिनहाज से टक्कर हो गई और गिरने वाली थी कि मिनहाज ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। डर के मारे महविश ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसे लगा कि वो नहीं गिरी तो उसने आंखें खोली। देखा तो मिनहाज की बाहों में थी। मिनहाज के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी और कहा कि दिल जाना इतनी बेकरारी मेरी बाहों में आने के लिए। तो महविश ये सुनकर लाल हो गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। महविश ने डर से कहा कि प्लीज़ छोड़ें, सब देख रहे हैं। तो मिनहाज ने कहा कि अब तुम्हें छोड़ने नहीं सकता, वो जल्द मैं अब उसे अपनाने आऊँगा। मेरे उधर मेरी किस्मत क्या खेल खेलने वाली थी, ये कोई किसी को नहीं पता था। अगले दिन मिनहाज यूनिवर्सिटी आया तो प्रिंसिपल के ऑफिस में गया। प्रोफेसर हाशम, आपको जो काम दिया था क्या वो आपने किया? जी, मैं अभी उसके कुछ फ्रेंड्स को बुलाता हूँ। मिनहाज ने गुस्से से एक लड़के का गिरेबान पकड़ा और बोला कि बताओ, और अल्तमश जिस लड़की से प्यार करता था वो कौन है? मिनहाज बहुत गुस्से में था और सबको उसके गुस्से से डर लगता था। और तो लड़के ने यकदम महविश का नाम ले लिया। तो प्रिंसिपल ने सना से कहा कि ये तो तुम्हारी कज़न है ना सना। कि जी वो मेरी कज़न है। तो प्रिंसिपल ने कहा कि जाओ उसे बुला कर लाओ। लेकिन सर वो आज नहीं आई। मिनहाज साहब, अगर आपको उससे मिलना है तो हमारे घर चलना होगा। मिनहाज ने कहा तो चलो ठीक है। उसलिए सना को लेकर उसके घर रवाना हो गया। महविश अपने कमरे में थी कि एकदम से नशीन बेगम और सना के बोलने की आवाज़ आ रही थी। महविश बोली, अल्लाह खैर करे, आज फिर से मेरी शामत आने वाली है। वो जल्दी से नीचे गई तो नीचे जाते ही उसकी पहली नज़र मिनहाज पर पड़ी। ये है अल्तमश की कातिल। मिनहाज ने जैसे ही देखा तो उसका अपना दिल किची किची होते हुए नजर आया। इसे एकदम से महविश से नफरत होने लगी। उसने सोचा ये मासूम दिखने वाली इसके भाई का अल्तमश की कातिल है। वो सोफे पर बैठा और हक्का बक्का महविश को देख रहा था। तो नशीन बेगम ने जाते ही महविश को बालों से पकड़कर खींचा और हयात कसाब के पैरों में फेंका कि ये आपकी भतीजी जो आपका मुंह काला कर चुकी है, अब इससे यूनिवर्सिटी इसलिए भेजते हैं वहाँ जाकर ये लड़कों से दोस्ती को आशिक बनाए। और उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात करने लगी। मिनहाज को इस टाइम नशीन बेगम पर बहुत गुस्सा आया कि वो इसके दिलो जाना पर हाथ उठा रहे हैं। वो गुस्से से खड़ा हुआ तो एकदम से उससे अल्तमश का ख्याल आया। तो एक तो फर्क भरी नज़र महविश पर डाली। मैं भी जल्दी से वहाँ साहब के पाँव में आकर बैठी। चाचा जान, आप तो मुझे जानते हैं ना, मैं ऐसी नहीं हूँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सना ने आगे बढ़कर महविश को बाजू पकड़कर उसे खड़ा किया और कहने लगी कि अल्तमश से प्यार करती थी ना तुमने, उसे दूसरे आशिक के साथ मिलकर अल्तमश से पैसे लिए और अब से ब्लैकमेल किया। तुम्हारी वजह से उसने खुदकुशी कर लिया। अब तुम्हें मुकर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी हैरान हूँ, परेशान होकर सना से अपना बाजू चुराकर हयात साहब के पास, चाचा जान ये सब झूठ बोल रहे हैं, प्लीज़ आप मेरी बातों का यकीन करें। चाचा जान, मैं किसी अल्तमश नाम के लड़के को नहीं जानती। इतना सुनना था कि मिनहाज गुस्से से महविश के पास आया। उसका मुँह बोझा कि तुमने अपने इस मकरूफ के ज़रिए मेरे भाई को जाल में फंसाया, उसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया। बंद करो अपना ये ड्रामा, तुमको अब ऐसी सज़ा मिलेगी कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ये सुनते ही सवाल साहब मिनहाज के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। मांगने कि मेरी बेटा मेरी बेटी बेकसूर है, इसे माफ़ करो। नहीं चाचा जान, अब आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ? तो मिनहाज ने नफरत से महविश को देखा तो नौशीन बेगम भी महविश के पास आकर उसे मारने लगी। कहने लगी, ये तुम बताओ, तुम कितने आशिक को छुपा रखा है? तो फिर मिनहाज से कहने लगी कि ले जाओ इस मनहूस मारी को, जो सज़ा देनी है दे दें। बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजी, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी और कल मैं आऊँगा। इससे निकाह करने के लिए तैयार रहना और कोई मुझे परेशान। मिनहाज घर पहुँचते ही अपने कमरे में गया और चीज़ें उठा कर दबा के मारने लगा। उससे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसने कैसे अपने भाई की कातिल से मोहब्बत की। वो एक दिल फेंके लड़की है जिसे मैं पहली नज़र में इसका दीवाना हो गया, लेकिन अब और नहीं, अब इसकी मोहब्बत मेरे दिल में एक कोने में दफन हो गया। अब मैं इस अपने भाई के कत्ल का बदला लूँगा, निकाह की सूरत में, फिर इसकी ज़िंदगी में अजाब बना दूँगा। उसने अपने कज़न आसम को कॉल किया, उसे बताया कि मुझे अब इस लड़की का पता चल गया है। तो आसम ने कहा कि अब आगे क्या करना है? तो मनाज ने कहा कि अब इससे निकाह करेगा और सारी ज़िंदगी उसे मेरी नफरत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तुम कल आ जाना और मेरे साथ जाकर ही मैं इससे निकाह करूँगा। हवेली में सबको बता देने कल तमश की कातिल मिल गया और अब मैं इसे हवेली लेकर आऊँगा। सब अपना अपना बदला लेने के लिए तैयार हो जाएँ। अब उसे ऐसी सज़ा दूँगा कि वो उसकी रूह काँप जाएगी। हमेशा अपने कमरे में बैठी रो रही थी और कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, या अल्लाह हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? पहले मेरे माँ बाप को मुझसे छीना, फिर मुझसे, और अब चाचा जान जो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं उनकी नज़रों में मुझे के सामने मुझे गिरा दिया। और अभी इस लड़के से मोहब्बत करने लगी थी कि अब उसे भी मुझसे छीन लिया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मिनहाज आसम और एक पुलिस इंचार्ज जो कि अल्तमश का केस देख रहा था, उसके सामने महविश के घर आया और सवाद साहब को कहा कि महविश को बुलाएं। सवाद साहब उसे रो रो कर मिनहाज के आगे हाथ जोड़ने लगते हुए कहने लगे, बेटा मेरी बेटी को माफ़ कर दो, उससे गलती हो गई है। मिनहाज गुस्से से बोला, इससे तो सज़ा मिलेगी, या तो उसे सारी ज़िंदगी जेल में रहना होगा या मुझसे निकाह करना होगा।
और निकाह के बाद आप लोगों का इससे कोई रिश्ता नहीं होगा, आप लोगों के लिए वो मर जाएगी। तो नशीन बेगम कुछ कुछ होकर कहने लगी, हाँ हाँ, ये हमारे लिए बहुत बद चलन बदकरदार लड़की हमारे घर से चली जाए, मर ही जाए तो अच्छा है, जो मर्जी करो इसके साथ। तो नशीन बेगम ने सना को कहा कि महविश को लेके आओ। तो सना महविश के कमरे में गई। तुम्हारा आशिक आया तुम्हें लेने के लिए, या तो तुम्हें सारी ज़िंदगी जेल में रहना होगा या इसके साथ निकाह करना होगा, अब तुम खुद अपनी सज़ा चुनूंगी। तो सना महविश को खींचते हुए नीचे लाई और नीचे लाकर मनाज के पाँव में गिराया। तो मनाज ने गुस्से और नफरत से उसके बालों से पकड़कर उसे खड़ा किया। तुम सारी ज़िंदगी जेल में रहना पसंद करोगी या मुझसे निकाह करना पसंद करोगी, क्योंकि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। महविश ने अपनी नज़रों उठाकर मनाज को देखा तो महविश की आंखें इतनी सुर्ख हो गई थी कि उस जैसे सारी रात वो रोती रही हो। उसकी आंखें सूजी हुई थी। महविश कहने लगी, खुदा गवाह है, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मैं किसी को नहीं जानती, प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर फिर भी आप मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे तो जो सज़ा मुझे देंगे मुझे कबूल होगी। इतनी छोटी बच्ची तो नहीं हो तुम, तो कितने लड़कों को फंसाया होगा, आप तो मासूम बन रही हो। तो मैं जेल में नहीं, तुम्हें मैं निकाह करूँगा और सारी ज़िंदगी तुमको तड़पा तड़पा कर मारूँगा। मनाज ने असद को हुक्म दिया कि जल्दी से मौलवी का इंतज़ाम करो, अभी निकाह करना है। तो असद जी सर कहते हुए चला गया। तो आसम मनाज को एक्साइट करते हुए कहते, ये लड़की बहुत मासूम है, ये ऐसा नहीं कर, अपनी मोहब्बत को नफरत में ना बदलो, ये ना हो के बाद में पछताना पड़े। नहीं आसम, ये अल्तमश की कातिल है, इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। तब तक असद भी मौलवी को लेकर आ गया। मौलवी ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। महविश सजाद वल सजाद, क्या आपको 5 लाख कमाए के होश मनाज मलक वल्द कबीर मलक से ये निकाह कबूल है? महविश का जवाब ना पाते सवाद साहब ने उसे नम आँखों से देखा और कहा, कबूल है। आज वो मनाज पर मुसल्लत होने जा रही थी। कबूल है। आज वो खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी। कबूल है। आंखें बंद करके कपकपाते हाथों से साथ उसने अपनी ज़िंदगी इस शख्स के नाम कर दी जो उसके भाई की मौत का बदला लेने के लिए निकाह कर रहा था। मनाज मलक वल कबील मलक, आपको 5 लाख रकमल के रोज़ ये निकाह महविश सजाद से ये निकाह कबूल है? कबूल है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी अजियतनाक बना दूंगा। कबूल है। मैं तुम्हें तड़पा कर मारूंगा जिस तरह तुमने मेरे भाई को मारा। कबूल है। तैयार रहना, आज से अपनी सज़ा भुगतने के लिए मैं तुम्हें पल पल मारूंगा। दोनों का निकाह हो गया। तो आसम ने मौलवी साहब को रुखसत किया और उसके बाद मनाज महविश को घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा। तो सवाद साहब ने कहा कि एक दिन तो रुखसती के लिए दे दो ताकि हम इसके लिए कुछ कर सकें, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आप इससे मिलने, क्या पता बाद में मिलना नसीब ना हो या ना हो। तो मनाज ने महविश का हाथ छोड़ दिया। तो वो सवाद साहब के गले लग कर रोने लगी। तो सवाद साहब ने उसके सर पर हाथ फेर कर बहुत सी दवाएँ दी। चाचा जान, मुझे अब इन दुआओं की ज़रूरत नहीं है, मैं तो जीते जी मर गई हूँ। तो उसके बाद महविश नशीन बेगम के पास जाने लगी। तो नशीन बेगम ने हाथ से रोका, फिर कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास आने की। बस चलो लड़की, अगर तुम मेरे घर से चली जाओगी तो मेरा घर साफ़ हो जाएगा। इसके बाद मनाज महविश का हाथ पकड़ कर घसीटता हुआ गाड़ी के पास ले गया और महविश कदम कदम उठाकर इसके साथ चलने लगी। हवेली पहुंचते ही मनाज ने महविश को गाड़ी से निकाला, घसीटता हुआ हवेली के अंदर ले गया और अंदर जाकर महविश को यास्मीन बेगम के पाँव में गिराया। तो महविश ने मनाज की तरफ देखा और मलाइका की बात याद दिलाई कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक शहज़ादा आएगा। और तो महविश सोचने लगी कि ये शहज़ादा है या ज़ालिम इंसान जो मेरी ज़िंदगी में आ गया। यास्मीन बेगम ने महविश को पकड़ कर खड़ा किया और उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। तब तक थप्पड़ मारती रही जब तक यास्मीन बेगम ने हाथ नहीं दर्द करने लगे और महविश बेचारी का चेहरा नीला पड़ गया और होंठ से खून की एक लकीर निकल आई। मनाज ने महविश को यास्मीन के हवाले किया और खुद अपने कमरे में चला गया। पीछे महविश के साथ क्या हो रहा है उसे कुछ खबर नहीं थी। आयशा को जैसे ही पता चला अल्तमश की कातिल आई है, वो फ़ौरन अपने कमरे से बाहर आई। आयशा ने गुस्से से महविश के बालों से पकड़ा और इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वो बेचारी सोफे से टकराई। महविश के मुँह से एक ज़ोरदार चीख निकली और आयशा गुस्से से कहने लगी, तुम मेरी मोहब्बत अल्तमश की कातिल हो, जब वही ज़िंदा नहीं तो तुम्हें क्या हक़ है ज़िंदा रहने का। और ज़ोर से महविश का गला दबाने लगी कि महविश को सांस लेना मुश्किल हो गया। आसिया बेगम ने जब देखा कि आयशा पागल हो गई है तो उसका गला दबा कर मारने वाली है, तो उसने उसको पीछे किया। आसम ने हानिया से कहा कि महविश को अनाज के कमरे में ले जाए। तो वो महविश को उठाने लगी, लेकिन बेहोश महविश से उठना मुश्किल हो गया। लेकिन वो थप्पड़ों से बचने के लिए उसे यहाँ से जाना होगा, इसलिए वो मुश्किल से उठे और हानिया के साथ चलने लगी। हानिया महविश को मनाज के कमरे के बाहर खड़ा कर दिया। महविश ने हानिया को उलझाई नज़रों से देखा तो कि मुझे नहीं जाना, लेकिन हानिया ने महविश के कमरे में भेज दिया।
महविश जैसे ही कमरे में गई तो मनहास वॉशरूम से फ्रेश होकर निकल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने महविश को देखा तो उसे गुस्सा आने लगा और गुस्से से महविश के पास पहुंचा और उसे ज़ोर से बालों से पकड़ा और कहने लगा कि तुम्हें कौन यहाँ लाया है, तुम क्यों आए मेरे कमरे में आई हो, बदकिरदार लड़की, चली जाओ, दफ़ा हो जाओ, मेरे कमरे का शक्ल गुम करो, नफरत होती है मुझे तुम्हारी शक्ल से, मैं और कहाँ जाऊँगी, प्लीज़ मना मना प्लीज़ छोड़ दें मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। ओह तो मैं भी इस पे मैडम को दर्द हो रही है, लेकिन जो दर्द तकलीफ तुमने मेरे भाई को दी है इसका क्या, वो तो तुमसे मोहब्बत करता था, तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया। मैंने कुछ नहीं किया मनाज, मैं अल्तमिश भाई को नहीं जानती, ये सब झूठ है, झूठ बोल रहे हैं। आख की बात पूरी ही नहीं करी, मनास उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मारने लगा। महविश बेचारी की सिसकियाँ बंद हो गई, उससे तो अब कुछ बोलने ही नहीं जा रहा था। तुम बदकिरदार हो और अपने ज़ुबान से मेरे भाई का नाम भी ना लो, तुम जैसी औरत पता नहीं पैसों के लिए क्या कर सकती है, पता नहीं तुम कितने मर्दों के साथ सोती होगी, तुमने पैसों के लिए मेरे भाई की ज़िंदगी भी ख़त्म कर दी। बस करें मनहास प्लीज़, बस करें, मैं सब कुछ सुन सकती हूँ लेकिन अपने किरदार पर एक बात भी नहीं सुन सकती। मैं बार बार कह रही हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी सज़ा आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन मेरी बेगुनाही का सबूत आपके पास आएगा था उस दिन आप से बहुत दूर चली जाऊंगी। अब तरसोगे, मुझे पुकारते रहोगे, लेकिन मैं आपको मैसर नहीं होंगी, फिर आपको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी मनहास, मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगी। यह कहकर मैं फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। एक पल को तो मनहास को लगा कि उसकी दिलो जाना ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अपने भाई की याद आई तो उसने महविश को जोर से धक्का दिया तो वो खुद बाहर चला गया। रात के 2 बजे मनहास कमरे में आता और देखा महविश ज़मीन पर बैठकर सर घुटनों में कर रो रही थी। वो उसके करीब आया, उसका चेहरा उठाया, उसका चेहरा देखा तो नाक और होंठ से खून की लकीर बह रही थी। वो उठा और ट्यूब निकाल कर उसे लगाने लगा, लेकिन महविश ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, जख्म देने वाले मलहम नहीं लगाते, मैं ये सब तुम्हारी मोहब्बत भी नहीं कर रहा, ये मत सोचना कि तुम यहाँ सुकून से रह सकती हो। जब तुम्हारा चेहरा ठीक होगा तो अगले ज़ख्म के लिए तैयार होगी, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और ट्यूब इसके पास फेंक कर सोने के लिए चला गया। मैं आज सुबह उठा तो वो उठकर फ्रेश होने के लिए जाने लगा तो देखा कि महविश ज़मीन पर ही सो रही थी। मैंने आज का दिल किया कि उसे पाँव में उठाकर बेड पर लिटा, लेकिन फिर उसे गुस्सा आने लगा और बड़बड़ाते लगा कि मरे ज़मीन पर ही मुझे क्या। मैं भी ज़मीन पर पड़ी सो रही थी कि एकदम से आयशा कमरे में दाखिल हुई, दूसरे लातों से मारने लगी तो मैं भी जल्दी से घबरा कर उठी तो देखा कि वो रात वाली लड़की है जो अल्तमिश से प्यार करती थी। उठ महारानी, यहाँ आकर तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चल गया होगा, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं नौकरों के बीच है। वो महविश को बालों से पकड़कर नीचे ले जाने लगी थी कि एकदम से हानिया आ गई और महविश को जुड़ाया। ये क्या कर रही हो आयशा, तुम पागल हो गई हो। हानिया भाभी प्लीज़ आप हमारे बीच में ना आए, छोड़े महविश को, छोड़ो, तुम्हें मामा बुला रही हैं। महविश को हानिया किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रही थी। फिर हानिया महविश को बताने लगी कि अल्तमिश से प्यार करती थी, वो किसी और से, इसलिए उसे ज़्यादा सदमा है। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर दादा और दादी को सलाम करने जाना है, तुम्हारे पास कोई सूट नहीं है, चलो तुम्हें फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें अपना सूट लेकर देती हूँ। महविश फ्रेश होकर बाहर आई तो हानिया उसी का इंतज़ार करने लगी। फिर महविश सोचने लगी कि अब और इसे कितनी मार पड़ेगी, और जब उससे यहाँ आई है उसके साथ सब बुरा हो रहा है, और दुआ करने लगी कि अब उसके साथ बुरा ना हो। ड्राइंग रूम में जैसे ही हानिया ने पीछे सबने महविश को देखा तो सब उसे नफरत से देखने लगी। यास्मीन बेगम उठने ही लगी कि मलक साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और बैठा दिया। अब सारे ज़ख्म एक साथ ही मत देना, इसे तड़पा तड़पा कर मारना है जैसे अल्तमिश को मारा है। तुम अपने आप को इस हवेली की बहू मत समझना, आज से तुम राहत बेबी के साथ उस हवेली के सारे काम करोगी। तुम उस नुकरानी हो इस हवेली के। आयशा गुस्से से कहने लगी और राहत बेबी को आवाज़ें देने लगी कि उसे यहाँ से ले जाए और काम समझाए। मनहास सुबह ही इस्लामाबाद पहुँचा तो असद ने कहा कि यूसुफ जलानी हमारे हाथ लग गया है। हाँ, चलो अच्छी बात है, बहुत मेहनत के बाद वो हमारे हाथ लगा है, तो थोड़ा मेहमान नवाजी का मौका दिया जाए। थोड़ी देर बाद मनहाज यूसुफ जलानी के पास गया तो जाते ही उसके मुंह पर मुक्कों की बरसात कर दी। मनहाज ने इतने ज़ोर से मारा कि यूसुफ जलानी को संभलने का मौका ही ना मिला, वो ज़मीन बोस हो गया। और बाद में मनहाज ने लातों से बरसात की। तुम्हारे पास जितनी भी लड़कियाँ हैं मुझे उन सब की डिटेल चाहिए जो तुमने बाहर भेजी। यूसुफ जलानी मुँह से खून साफ करने लगा। वो सुबह से लगी हुई काम कर रही थी कि 2 मिनट उसे बैठने का टाइम नहीं मिला। अब तो वो इतना थक चुकी थी कि जैसे वो गिरने वाली हो। 2 मिनट अब बैठना चाहती थी तो राहत बीबी ने उसे पकड़कर कुर्सी पर बिठाया और कहने लगी कि बेटा 2 मिनट आराम से बैठ जाओ, सुबह से खड़ी हो, मैं बर्तन उठा लूँगी। महविश कुर्सी पर बैठकर अपने पाँव दबाने लगी कि अचानक आवाज़ ने उससे वो उठ गई। सामने मनहाज खड़ा पानी मांग रहा था। फिर मनहाज ने राहत बीबी से पानी मांगा क्योंकि उसने देख लिया था कि महविश रात गया था, काम करने की वजह से उसके पाँव सूजे हुए हैं।
मैं नहाज चला गया तो वो रात बीवी के साथ किचन समेटने लगी। फिर ज़किया आई तो उसने कहा कि दादी तुम्हें बुला रही हैं। मैंने तो सब कुछ ठीक किया है। रात बीवी कोई गलती तो नहीं की होगी ना? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा तुम जाओ, दादी बुला रही है, जाके बात तो सुनो क्या हुआ है। महविश डरते डरते हुए सुल्ताना बेगम के पास गई तो उन्होंने कहा कि तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है, इसलिए तुम जाओ, थोड़ा आराम कर लो। महविश कमरे में गई तो मनहास लैपटॉप पर बैठकर काम कर रहा था। तो जब उसने महविश को देखा तो गुस्से से उसके पास आया, गुस्से से बोला, तुम अपने आशिक का पता बता दो कि कहाँ छुप कर बैठा है बुज़दिल कहीं का, उसे तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं। महविश गुस्से से बोली कि मेरा कोई आशिक नहीं, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दें और ये एक दफ़ा ही मार दे, मेरा कोई आशिक नहीं है, मैं कितनी दफ़ा बताऊँ। मनहास ने एक ज़ोरदार थप्पड़ महविश के मुँह पर मारा। बदकिरदार बदचलन लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ऊँची आवाज़ में बात करो। महविश ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। नाज में लग, जब मेरी पाकदामी तुम्हारे सामने आएगी ना, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगी। वो वक़्त आने दो जब मेरा जज मेरा खुदा होगा और मैं अपना वकील खुद हूँगी। हर ऐसी शक का बदला लूँगी मैं तुम लोगों से। वो ख्वाहिश जो मुझे में मार दी गई है ना, जो मुझ में ख़त्म हो गई है, हर एक चीज़ का हिसाब लूँगी। वो वक़्त दूर नहीं है मनास, बहुत पछताओगे, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तुम मुझसे माफ़िया मांगोगी, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ देखूँगी भी नहीं। कुछ ज़्यादा ही तुम्हारी ज़ुबान चल रही है। आज मैं तुम्हारे होश उड़ाने लगाता हूँ। वो महविश को घसीटते हुए कमरे में ले गया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। सॉरी प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो मनाज। सॉरी लफ्ज़ ने मुझे नफ़रत है। मनाज ने ज़ोरदार थप्पड़ महविश को मारा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अल्तश कुमारी को नहीं मारा। जो गलती मैंने की ही नहीं, उसकी सज़ा क्यों हम मुझे दे रहे हैं? ऐसे करें, आप मुझे एक ही बार मार दे। रोज़ मरने सच्चा है, एक ही बार मार दे। मनाज ने फिर महविश को थप्पड़ मारा। मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ। अगर तुम्हें मारना होता तो तुम्हें इस दिन ही मार देता, जिस दिन मुझे पता लगा कि तुम मेरे भाई की कातिल हो। मुझे आज तक जिसने भी धोखा दिया है ना, मैंने उससे दर्दनाक मौत दी है, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता दिल ले जाना एक बात है। तुम्हें को मार भी सकता हूँ अगर तुमने मुझे कभी धोखा दिया। इस दिन जनाजा उठेगा तुम्हारे इस घर से। अरे दिल ले जाना, तुम्हारे होठों से तो खून बह रहा है। महनाज ने महविश के बालों को छोड़ा और इसके होठों पर उंगूठा फिरने लगा। दर्द हो रहा है क्या बेगम? मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता, मगर तुमने मुझे मजबूर किया। महनाज उसे बोलने का मौका दिए बगैर उसके होठों पर फिर अपने होठ रख देता है। हाँ, तुम्हारे जो होंठ है ना, मेरा सारा गुस्सा गायब कर देते हैं। अब रोज़ तुम्हारे इन होठों से खून बहेगा और मैं रोज़ इन पर अपने होठों से मरहम लगाऊंगा, क्योंकि महनाज मलक इनको देखकर पागल हो जाता है। महनाज की बातें सुनकर मैं भी जोर जोर से रोने लगी। उफ जाना, अगर आप रोएंगी तो ये मजनू अपना होश खो बैठेगा। दिले जाना को तकलीफ़ हो रही है, तुम्हारी ये तकलीफ़ मैं आज दूर कर दूंगा। मनाज महविश को गोद में उठाकर बेड पर लाता है और उस पर झुक जाता है। मनाज जैसे ही महविश के करीब जा रहा होता है, महविश के आंसू बहने जा रहे हैं। मनाज की गर्म सांसें महविश को अपना आर पार महसूस हो रही थी। महविश ने मनाज को खुद से दूर किया। फटे, मेरा सांस बंद हो रहा है, महविश रोते हुए कहने लगी। वहाँ जाना 2 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ, खुद को तैयार कर ले मेरी शिद्दत सहने के लिए। महविश अपनी उतर पुतर सांस बहाल करने की कोशिश कर रही थी कि मनहास एक बार फिर उसका होंठों पर झुक गया। उसके लम्स इतनी शिद्दत थी कि महविश की रूह फना हो गई हुई। मनहास खुद को सराब करके महविश के होंठों फिर गर्दन तक आया और उसके इशारा फिर उसने तहते लब लख दिए। प्लीज़ मनहास, मुझे छोड़ दें। चुप कर जाओ, आज मैं अपना हक वसूल करके रहूँगा। राज अपनी शर्त उतार दी और लाइट ऑफ कर दी। सुल्ताना बेगम घबरा कर उठती हैं तो साथ ही में मलक साहब भी उठ जाते हैं। क्या हुआ बेगम? कोई बुरा ख्वाब देख लिया? तो सुल्ताना बेगम रोते हुए कहती हैं, जब से वो हमें छोड़कर गया है ये हुआ। अब तो मुझे रोज़ आते हैं, पता नहीं वो किस हाल में होगी मेरी बेटी। बेगम साहिबा, हमें हिम्मत करनी होगी। 19 साल हो गया इससे हमसे बिछड़े हुए, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिल रही। मैं तो इसी ताक में बैठा हूँ कि वो हमें मिले और मैं इसकी अमानत उसे वापस कर दूँ, लेकिन वो है कि ऐसे गुम हो गया जैसे इस दुनिया में है ही नहीं। सुल्ताना बेगम, दुआ करो हमें वो जल्दी ही मिल जाए। अब उससे भी अपनी बेटी का इंतज़ार नहीं होता। तो सुल्ताना बेगम आमीन कहा। रात दिन और रात महीनों में गुजरते रह के महविश इस बात की सज़ा काट रही जो उसने किया ही नहीं। और वो रोज़ रो रो कर अपने खुदा से अपने बेगुनाही का सबूत मांगती रही। और मनास के हाथ रोहिल नहीं लग रहा था, वो तो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था।
मनहास मलिक यूसुफ जिलानी के पास हंसते हुए कहा कि हमने तुम्हारे सारे अड्डे ख़त्म कर दिए, कितनी भी तुमने शाखें फैलाई थी वो सारी ख़त्म कर दी, अब आखिरी शाख तुम बचे हो और तुम्हें भी हम ही मारेंगे, सब कुछ ख़त्म कर दो। और यूसुफ जिलानी हंसते हुए कहने लगा यूसुफ जिलानी हंसते हुए कहने लगा कि हम तो सब अपने सर पर कफन बांध के निकलते हैं। तो मनहास को बहुत गुस्सा आया और कहा कि बताओ लड़कियाँ कहाँ सप्लाई की हैं तुमने। तो वो गुस्से हंसते हुए कहने लगा जहाँ इतना पता चला लिया वहाँ ये भी चला लो, उसको वो वीडियो दिखाओ, फिर देखता इसकी ज़ुबान कैसे कैंची की तरह चलती है। तो असद उसे वीडियो दिखाने लगा जिसमें उसके बेटे को वो मार रहे हैं। वो यूसुफ जलानी को परेशान हो गया। अच्छा प्लीज़ मेरे बेटे को कुछ मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। फरकान काज़मी 200 लड़कियों की सप्लाई करने वाला है और 11 नवंबर को वो लाहौर से मलेशिया लड़कियाँ लेकर जाएगा। इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। फरकान काज़मी से मलेशिया की हुकूमत मिली हुई है और फरकान काज़मी से मुँह मांगी कीमत के बदले खूबसूरत लड़कियाँ लेते हैं। फरहाद मलिक ने अपने गन निकाली और सारे के सारे गोलियां यूसुफ जलानी के सीने पे डाल दी और असद को कहा कि इसकी लाश को कुत्तों को खिला दो, इस गद्दार की यही सज़ा है और उसके बेटे को घर छोड़ दो। फरहाद आदिल के साथ बैठा हुआ था और वो रोहिल को ढूंढने की बातें कर रहे थे। आदिल, मैंने तुम्हें रोहिल को ढूंढने का काम दिया था जो तुमने अभी तक पूरा नहीं किया। जब भी हवेली जाता हूँ तो मामा मुझे ऐसी नज़रों से देखती हैं जैसे कि तुमने अभी तक अल्तमिश के कातिल को नहीं पकड़ा। तुम मुझे बताओ कि अगर तुमने ये काम नहीं होता तो मैं ये काम असद को दे देता हूँ। हम नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। मुझे रोहिल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि रोहिल दुबई में बैठा हुआ है। मैं 2 दिन के अंदर अंदर रोहिल को आपके पास ले आऊँगा। आज ही मैं दुबई जाता हूँ। अभी मुनहास कुछ कहने ही वाला था कि हवेली से कॉल आने लगी तो उसने कॉल उठाई तो कहा, मामा खैरियत है, क्या हुआ है? हवेली में सब ठीक तो है ना? नहीं बेटा, कुछ ठीक नहीं है। आपकी दादा की तबीयत बहुत ख़राब है, आपको याद कर रही हैं। बेटा तुम मुझसे मिलने आ जाओ। नहीं मामा, मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे बहुत यहाँ काम है। तो कोई बात नहीं बेटा, तुम आज रात को आ जाना तो सुबह तुम चले जाना। मुझे ये नहीं पता मैं कब तक आऊँगा, आप मेरा इंतज़ाम मत करना। ओके मामा, ठीक है, मेरी मीटिंग है एक, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़ मामा। आधे परसों तक रोहिल मेरे पास होना चाहिए और असद तुम फुरकान काज़मी की एक हरकत पर नज़र रखो। मुझे बताओ, मैं एक दिन के लिए हवेली जा रहा हूँ, मेरे आने तक ये दोनों काम ख़त्म हो जाने चाहिए। मनहास तकरीबन 1 बजे अपने घर पहुंचा तो देखा सब सो रहे हैं। तो मनहास भी अपने कमरे में चला गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वो ठंडक महसूस हुई। उसने एसी की तरफ देखा तो एसी फुल लगा हुआ था। उसने महविश को देखा जो कंबल में सर्दी से कांप रही थी। उसने रिमोट इधर उधर देखा कि उस एसी बंद कर दे, क्योंकि मनहास ने भी कमरे में खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। उसने रिमोट को बहुत ढूंढा लेकिन उसे रिमोट नहीं मिला। उसको आयशा का ख्याल आया कि आयशा का ही काम होगा, इसलिए वो जल्दी से किचन में गया और वहाँ से हीटर उठा कर ले आया और हीटर को जलाया। हीटर को जलाने से कमरे में कुछ गर्म का एहसास हुआ। जल्दी से महविश पर 2 कंबल और डाल दिए ताकि कैसे कम हो जाए। लेकिन मैं होश में थी कि उसकी सर्दी ही कम नहीं हो रही, तो वो सबसे काम थी। मिनाज को एक ही तरीका समझ आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से महविश के करीब लेट गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया ताकि उस अपने जिस्म की तपिश से वो गर्म कर सके। थोड़ी देर बाद उसने महविश को देखा तो महविश का खाना कम हो रहा था, लेकिन उसे सर्दी कम लग रही थी। वो महविश को दीवाना वार देख रहा था। इस वक्त तो उसे महविश अल्तमश के कातिल नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत लगी थी। महविश को देखते देखते कब उसकी आँख लगी उसे पता ही ना चला। सुबह महविश की आँख खुली तो उसे अपने को मनास की बाहों में पाया। वो सोचने लगी कि मनास कब आया। उसे याद आया कि वो रात को सर्दी से बेहोश हो गई थी, इसलिए उससे कोई होश नहीं रहा। तो जल्दी से वो मनास की बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी और मनास ने नींद में ही महविश को दूर होने का सोचते हुए जल्दी से उसे अपने करीब किया और बढ़ाने लगा कि तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मुझसे दूर मत जाया करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें अपनी बाहों में रखना चाहता हूँ। तुम सिर्फ मेरी और बाहों का घेरा मज़ीद तंग किया कि महविश को अपना सांस बंद होता महसूस हुआ। छोड़े महनाज, मुझे सांस नहीं आ रही। तो वो ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर मारने लगी, तो उसकी वजह से महनाज की भी नींद टूटी। तो उसे सांस वक्त वो क्या कर रहा है। जल्दी से महविश को अपनी बाहों से आज़ाद किया। महनाज के आज़ाद करते ही वो भागते हुए वाशरूम में चली गई। महविश को ऐसे भागते देख कर मुस्कुराया और कवर बदल कर फिर सो गया। फरहाद सुबह 10 बजे के करीब उठा तो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे गया और सब डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार करते। उसने सबको सलाम किया तो यास्मीन बेगम ने उसे प्यार किया तो वो जल्दी से दादी के पास चला गया। मेरी प्यारी दादी कब से बीमार रहने लगी, अभी तो आप जवान हैं, उठे यहाँ से। आपने अपने आप को बिस्तर से ही लगा लिया। ये भला कहाँ क्या बात हुई दादो?
मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा दादी। आपने तो अभी मेरे बच्चों की भी खुशियाँ करवानी, शादी करवानी है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी इस दादा की दूसरी शादी करवा दूंगा, याद रखिएगा। तो आप अपनी सौतन बर्दाश्त कर लेंगे, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी ठीक होना पड़ेगा। दादी ने हल्के से उसके सर पर थप्पड़ रख किया। मतलब साहब हंसने लग गए कि बेटा तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, और अब तुम्हारी दादी बुरी हो गई है, मैं भी शादी करना चाहता हूँ। सुल्ताना बेगम तो मलक साहब को गुस्से से देख रही थी, तो सब हंसने लग गए। मनहास ने देखा कि अल्तमश के जाने के बाद आज सब खिल के हंस रहे थे। मनहास और आसिफ एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि आयशा उनके पास आई कि मनहास ने आयशा को गुस्से से देखा और कहा कि जो हरकत तुमने कल की है आइंदा ऐसे हरकत ना कर नहीं होनी चाहिए। तो आयशा ने मनहास को गुस्से से देखा और वहाँ से चली गई। तो आसिफ ने मनहास को बोला कि बस कर दो यार, इस पर इतना जुल्म ना करो, जुल्म करने की भी एक हद होती है। बस आसम 2 दिन की बात है, आधे रूहील को दुबई से लेने गया है, 2 दिन के बाद आधे रूहील को यहाँ ले आएगा, तो इसकी भी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। तो अगर मैं बेगुनाह निकली तो तुम उसे छोड़ दोगे, या मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ, एक दफ़ा उसे अपनी मोहब्बत समझकर उसे छोड़ दो, माफ़ कर दो। क्या पता वो अल्तमश की कातिल ना हो। आसम मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिल करता है मैं उसे अपनी बाहों में ले लूँ, अपने सामने बिठा कर देखता रहूँ, अपनी नज़रों से कभी उलझन ना करूँ उसे। जब अल्तमश की याद आती है तो फिर मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। चलो अच्छा चलो छोड़ो मनासम, ऐसा करो सर्दी ज़्यादा बढ़ गई है तो महविश के लिए सर्दियों के कपड़े दे दो। ओके, मैं हानिया बेबी भाभी को कहता हूँ, वो उसे लेकर जाकर शॉपिंग करवा देंगी। महविश काम ख़त्म करके कमरे में आई तो उसकी बुखार हो रहा था, तो उसने मनहास को गुस्से में किसी से फ़ोन पर बात करते देखा। कैसे निकल गया वो तुम्हारे हाथ से? आधे लगा तुम इससे हाथ साथ ना लेकर आए तो मैं तुम्हें ज़मीन में गाड़ दूंगा। जाओ इससे ढूंढो। फ़ोन बंद करके महविश के पास आया तो महविश को घबरा के पीछे हुई महनाज उसके करीब आया, उसे बाजू से पकड़ा और गुस्से से धारा, कब तक भागेगा तुम्हारा आशिक? तुम्हारा आशिक दिन हाथ जिस दिन हाथ लगेगा फिर मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। महविश रो रही थी। एक तो उससे बुखार था, दूसरा मनहाज ने उसका बाजू इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ था, उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, मनहाज मुझे छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। मनहाज गुस्से से बोला, इस दर्द का क्या जो तुमने मुझे दिया, जो मेरे दिल में हो रहा है, मैं अजियत में हूँ। ये कहते हुए उसने महविश को बेड पर धक्का दिया और बाहर चला गया। सुबह नाश्ते के बाद सब डाइनिंग रूम में बैठे थे। मनहाज का फ़ोन बजा और फ़ोन सुनते बाहर चला गया। वापस आया, गुस्से से महविश को पकाने लगा। महविश भाग कर आई तो मनहाज ने उसे बालों से पकड़ा और बोला, तुम्हारा रोहिल मेरा हाथ लग गया है, अब देखूंगी मैं इसके साथ क्या करता हूँ। महविश का जब जवाब दे गया, गुस्से से चलाई मनहाज की गिरफ्त से खुद को आज़ाद किया। तुम क्या जानो, मैंने इससे मिलने की वजह से दिन रात दुआ किया, क्योंकि एक वही था जो मुझे बेगुनाह साबित कर सकता था। मुझे अपने खुदा पर यकीन था। मैं उसके सामने रोई और गिड़गिड़ाती रही, अपनी बेगुनाही की दुआ मांगती रही, और जाकर आज मेरी दुआ पूरी हुई। चलाने से महविश का गला खुश्क हो रहा था, मगर फिर भी बोल रही थी, क्योंकि आज से आज़ाद होने वाली थी। आज मेरी दवा पूरी हुई, तुम लोगों की आंखों पर जो पट्टी बंधी है वो उतर जाएगी। सब लोगों महविश को देख रहे थे कि जुल्म सहने वाली है और चुप रहने वाली लड़की आज इतना कुछ बोल रही है। मनहाज गुस्से से, मैं अभी जा रहा हूँ, वापस आके देखूंगा। आसिम ने मनहाज को कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, और दोनों जाने लगे कि महविश ने फिर ज़ोर से कहा, मनहाज मलक मुझे एक वादा करके जय। मनहाज ने पीछे मुड़कर देखा तो महविश उसके करीब खड़ी। अगर मैं गुनहगार साबित हुई तो तुम मुझे गोली मारोगे, अगर मैं बेगुनाह साबित हुई तो मुझे वादा करो कि तुम मुझे छोड़ दोगे। और रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई। मनहाज ने एक नज़र इस पर डाली और वो बाहर चला गया। मनहाज अपने ऑफिस के कमरे में इधर उधर टहल रहा था, उसका इंतजार कर रहा था। आदिल रोहिल को लेकर मनहाज के सामने खड़ा था। मनहाज ने गुस्से से रोहिल का गला दबा दिया और दुआ से लगाया। रोहिल की सांसें बंद हो रही थी। तब असद और आदिल ने मनहाज को पीछे किया। अगर थोड़ी देर हो जाती तो रोहिल की सांस बंद हो जाती। रोहिल ज़मीन पर गिरा, बहुत खांस रहा था और उसको सांस लेने में मुश्किल आ रही थी। मनहाज गुस्से से रोहिल का मुँह पकड़ते हुए, तुम लोगों ने अल्तमश के साथ क्या किया था? बताओ, तुम्हारी महबूबा तो मेरे पास साथ है ना? हाँ हाँ है। अब तुम भाई मेरे हाथ लगे हो। रोहिल मनहाज की तरफ देखते हुए, क्या मशाल तुम्हारे पास है? क्या वो ठीक होगी जो तुम पागल खाने से ले आए? मनहाज गुस्से से, कौन मशाल और कौन पागल खाना? मशाल वो मैंने तुम्हारे भाई को फंसाया था। मनहाज ने फ़ोन निकाला और उसमें महविश की पिक रोहिल को दिखाई। ये कोई और लड़की है, चलो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया था। मनहाज रोहिल को रोते हुए बताओ। मनहाज
रोहिल को मारते हुए, बताओ सच क्या है। बताता हूँ, सब बताता हूँ। मेरा और मशाल का प्लान था कि हम उसको हमेशा अपने प्यार के जाल में फंसाया दें और उससे बड़े से रेड रकम निकलवाए। बहुत हद तक हम कामयाब भी हो चुके थे, मगर मशाल की लालच ने सब कुछ खत्म कर दिया। मशाल के सालगिरह पर सबने अल्तमश को मशाल की वीडियो बनाई थी और फिर अल्तमश को ब्लैकमेल कर रहे थे। इसने 50 लाख दे दिए थे तो दोबारा 50 लाख की रकम मांग ली। वो दोबारा पैसों का इंतजाम कर चुका था। अब जब वो मशाल के घर आया तो उसने मेरी और मशाल की सारी बातें सुन ली और फिर मैं भी अल्तमश के पीछे लड़ाई हुई और गुस्से में चला गया। फिर जब वो सुबह उसके अस्पताल गया तो पता चला कि उसने कुछ कर ली। तो हम यूँ नहीं गया और कुछ दोस्तों को पैसे दिए और होस्ट को भी साथ में ला लिया कि जब तक यूँ आओ तो तुम्हें मशाल की जगह महविश को गुनहगार बनाओ। इसमें उसकी कज़न भी हमारे साथ मिली हुई थी क्योंकि वो इससे बदला लेना चाहती थी। हमने जैसा प्लान किया था वैसा ही हुआ। तो मैं महविश को मिसाल समझे और उसी रात को फ़्लाइट से दुबई आ गए। दुबई आते ही जब तक हमारे पास पैसे थे सब ठीक था, मगर जब सारे पैसे ख़त्म हो गए तो मेरी और मिशाल के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई। मैं इससे बेजार हो गया। मिशाल को अपनी गलती होने का एहसास हुआ तो वो पाकिस्तान आकर तुम सब लोगों से माफ़ी मांगना चाहती थी। अगर वो तुम लोगों से माफ़ी मांग लेती तो तुम भी जानते, इसलिए मैं इसे दुबई के शेख को बेच दिया और उसकी बड़ी रकम दी। वो वहाँ चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर शेख ने अपना काम निकाला और उससे अपने गुनाह की सज़ा उसे मैशी सज़ा भुगती रही क्योंकि उसकी वजह से बेगुनाह की जान गई थी। वो दगा का जानी दवा का शिकार रही तो शेख ने उसे मेरे हवाले कर दिया और मैं उसे पागल खाने भिजवा दिया। अब वो पागल है और दुबई के पागल खाने में है। रोहिल की बात सुनकर मैं हंस कर दिल कर रहा था कि ज़मीन खोद कर इसमें डूब जाए। तुम्हारी वजह से अपनी मोहब्बत अपने हाथ से कत्ल कर दिया और पिस्तौल निकाल कर रोहिल के मुंह में सीधी की सारी गोलियां उतार दी और रोहिल का मुंह खुद ज़मीन पर गिर गया और हाथ गुस्से से कमरे से निकल गया। वो बस जल्दी से जल्द अपनी मोहब्बत के पास जाना चाहता था। उसे रह रहकर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी ही मोहब्बत के साथ इतना गलत कैसे किया। मतलब अपने मिशन को छोड़कर नहीं जा सकता। की हिफाजत करना उसका काम था, इसलिए मनहाज अपने मिशन पर निकल गया। अस्पताल में आ पहुंचा जहाँ वो सारे रूम थे। अच्छा, जो लड़कियां रूम में हैं इन्हें बाइज्जत उसने अपने घरों में पहुंचा था। उसने सारी लड़कियों को बाहर निकाला। मनहाज की नज़र एक लड़की पर पड़ी, फिर जाकर ठहरी जिसका इस जिंदगी ख़राब करने में बराबर की शरीक थी। वो सना के करीब आया। चटा क्यों बर्बाद ना तुमने मेरी बताओ, क्यों ज़िंदगी बर्बाद की तुमने मेरी? बताओ, मैंने हाथ से करा क्या बिगाड़ा था मैं ने तुम्हारा जो तुमने उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? क्यों गलत गलत इल्ज़ाम लगाया है इस पर? भाई मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती होगी। मैं मिशाल की बातों में आ गई थी। भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। माफ़ी तुम मैं भी सजा में मांगना जिसने की अपनी कज़न होकर तुमने उसके साथ इतना गलत किया। असल ले जाओ इसे भी इसके घर। मनहाज आगे बढ़ने ही वाला था कि फायरिंग शुरू हो गई। मिनाज जल्दी से पिलर के पीछे छुप गया। बुज़दिल इंसान पीछे वार करते हुए हिम्मत है तो सामने से करो। मिनाज ने यूसुफ गिलानी को बातों में लगाया जी। पीछे से असद ने यूसुफ गिलानी फिर गोलियां चला दी। वो वहीं ज़मीन में बेहोश हो गया। आज मनहाज अपने मिशन में कामयाब हो गया। वो जल्द से जल्द मैविश के पास पहुंचना चाहता था। वो जहाज़ में बैठा ही बातों में याद कर रहा था कि कैसे महविश उसके घर और उसके घर वालों के सामने कैसे हाथ जोड़ती थी कि उसने कुछ नहीं किया महविश के साथ। उसने जुल्म किया तो क्या अब वो उसको छोड़कर चली जाएगी? नहीं नहीं, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है तो क्या मैं इससे माफ़ी मांगूंगा तो क्या वो मुझे माफ़ कर देगी? ये मैंने क्या कर दिया? एक आंसू उसके गालों पर से बहकर उसकी दाढ़ी में जज़ब हो गया। लेकिन अब मैं कैसे इसका सामना करूँगा? लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मिनाज फ़ौरन गाड़ी में बैठ गया और असद को दूसरी गाड़ी में आने का हुक्म दिया। वो जल्द अज जल्द अपने दिले जाना के पास पहुंचना चाहता था। वो बहुत तेज़ ड्राइव करके जा रहा था। अचानक उसके सामने ट्रक आ गया। उसकी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जो आखिर में उसकी आंखों के सामने चेहरा आया वो उसकी दुश्मन का था और जाने दुश्मन का था। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। जब हवेली वालों को उसका एक्सीडेंट का पता चला तो सब सख्ते में चले गए और सब अस्पताल की तरफ भागे। महविश ने कहा था मैंने भी साथ चलना है तो वो हमें तो बेगम ने उसे ठहरा के एक बेटा तो तुमने छीन लिया, आप दूसरे को भी मारना चाहती वो है। सब सुनकर रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उसके चले जाने के बाद सब नाज के पास हॉस्पिटल चले गया। उससे मिलने चोटें इतनी ज़्यादा तो नहीं थी पर सर पर लगने की वजह से उसे होश में नहीं आ रहा था। वो घर में जैसा भी था सितमगर था, मगर महविश की मोहब्बत और उसका शौहर था। उसने तो रो रो कर दुआ की। उसकी मोहब्बत की वजह से उसे तो घबराहट हो रही थी कि उसे कुछ हो गया तो वो क्या ज़िंदा रह पाएगी।
सबकी दुआओं के नतीजे इसे होश आ गया। अब वो खतरे से बाहर था। सब इससे बारी बारी मिल रहे थे, मगर उसकी निगाहें नवाज़ पर टिकी हुई थी कि शायद कहीं से वो आ जाए और उसका हाल पूछे के, मगर उसका इंतज़ार ही रह गया। अगले दिन वो डिस्चार्ज होकर घर आ गया। महविश तो बेख्तियार होकर उसके गले लग गई। अगर आपको कुछ हो जाता मुनाज़, आपका ध्यान कहाँ था? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं तो मर जाती। तो सबको उसकी हिम्मत की वजह से परेशान हो गए। आयशा और यास्मीन बेगम ने उसे मनहाज से अलग करके धक्का दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के गले लगने की? आयशा उसे थप्पड़ मारने लगी तो मनहाज ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये खबरदार, अगर आज के बाद महविश पर कोई हाथ तो नहीं उठाएगा। और सबको हैरत से मनहाज को देख रहे थे। बेटा, शायद तुम्हारे दिमाग पर चोट लगने की वजह से तुम्हारी आखिर चली गई है। तुम भूल रहे हो ये अल्तमश की कातिल है। नहीं दादी, ये कातिल नहीं है, वो मैशी कोई और थी। और हम आज तक इसे कसूरवार समझकर सजा देते रहे। इसकी कज़िन ने पैसे देकर इस पर इल्ज़ाम लगाया था और मैंने अपने ही हाथों से इस पर इसके साथ जुल्म कर दिया। और अब सबकी तो महविश के सामने नज़र ही नहीं उठ रही थी। कैसे इस बच्ची ने से माफ़ी मांगेंगे? सब ने मिनाज को सुबह उठाया और सबसे पहले दादी ने महविश को मुखातब किया। बेटा, तुम मुझे माफ़ कर देना। हम अपने बेटे की मोहब्बत में अंधे हो गए। हमें पता नहीं चला कि कौन सही है कौन गलत। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। नहीं नहीं दादी, आप बड़ी हैं। आप अपना जगह सही हैं। मुझे आप लोगों से शिकायत नहीं है। आप मुझसे माफ़ी ना मांगें। और आयशा भी उससे माफ़ी मांगने लगी कि मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने बहुत जुल्म किया तुम पर, जानबूझकर तुम पर इल्ज़ाम लगाए कि मैंने हाथ तुम्हें तुम गलत समझे। चाहे खुद घर आकर इल्ज़ाम तुम पर लगाए, तुम पर चाहे गिराई तो मैं तुम तक तकलीफ़ पहुँचाई। माफ़ कर दो। जानते हैं माफ़ी बहुत छोटा लफ्ज़ है, लेकिन तुम तो बड़े दिल वाली हो ना। माफ़ कर दो हमें। महविश की आंखों से आंसू निकल रहे थे कि शुक्र आज वो हर इल्ज़ाम से बरी हो गई। मैंने आप सबको माफ़ किया, लेकिन एक शर्त में है। मैंने मनहाज से सच्चे दिल से मोहब्बत किया है, लेकिन अब मैं मनहाज को माफ़ नहीं करूँगी। उन्होंने अपनी मोहब्बत में दिल से ख़त्म कर दिया। अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। मनहाज को ऐसा लग रहा था जैसे जिस्म से रूह जुदा होने की बात कर रही है। प्लीज़ महविश, मुझे माफ़ कर दो। नहीं मनहाज, मुझमें इतना ज़र्फ नहीं कि मैं आपको माफ़ कर सकूँ। हो सके तो आप कल ही चाचा को बुला लीजिएगा, मैं उनके साथ चली जाऊँगी। मुझे उनके साथ नहीं रहना। ये कहकर वो कमरे में चली गई। मनाज भी उसके पीछे चला गया उसे मनाने। उसे पता था कि वो मान जाएगी, लेकिन वो गलत साबित होने वाला था। महविश प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं हर दर्द का मदावा कर दूंगा। महविश ने उसका गिरबान पकड़ के कहा, जो दर्द अपने दिए हैं उनका मदावा आप नहीं कर सकते। आपके मुंह से ऐसी बातें सूट नहीं करती। मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। मनाज की तबीयत ख़राब थी पहले ही उसकी वजह से वो चकरा कर गिरने वाला था। महविश उसकी तबीयत देखकर बुखला गई। मनाज क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? मनाज को उसका अपनी फ़िक्र करना अच्छा लगा। एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी कि अब वो उसके से प्यार करती है। महविश ने उसे बेड पर लेटाया और मेडिसिन दी और लाइट ऑफ करके खुद भी सो गई। लेकिन मनाज ने उससे कहा कि तुम बेड पर सो सकती हो, लेकिन नहीं। उसने कहा कि मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं बेड पर सो सकूँ, ना ही मुझे आदत है। और उसकी बातें मनाज का दिल चुनी कर रही थी। प्लीज़ कल तुम चली जाओगी, आज मुझे सुकून दे दो। महविश भी उसकी तबीयत का सोचकर उसके साथ आकर लेटी एक कोने में। तो मनहाज ने उसे खींच कर अपने पास किया। ये क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे, चुप कर जाओ। महविश, मुझे सुकून देने दो। उसने अलग होने की बहुत कोशिश की, मगर थक हार कर उसके सीने पर सर रखकर सो गई। मनहाज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं तुम्हें ज़रूर मना लूँगा। अगले दिन वो उठी काम करने के लिए। दादी ने उसे मना कर दिया कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, आओ बैठो मेरे साथ बातें करो। इतने में सब आ गए और खाना खाने लग गए। इतने में नौकर ने आकर कहा कि महविश का चाचा आया है। जब वो अंदर आए, वो सब हैरान रह गया। मलक साहब ने आते ही उनका गिरबान पकड़ लिया। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? सब उसे हैरान नज़रों से देख रहे थे कि वो क्या कह रहे हैं। कहाँ है तुम्हारा भाई और मेरी बहन? अ, क्या है? मलक साहब घबराया। मलक साहब, मेरी बेटी आपके भाई के साथ भाग गई थी। पलटकर उसने हमें नहीं देखा तो हमने भी उसके साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। हमें बाद में एहसास हुआ तो हमने उसे बहुत ढूंढा, वो पर नहीं मिली। और वो आपको मिली भी कहीं पर महविश के पैदा होते ही हुई। तो उसकी पहली सालगिरह पर वो उसके लिए तोहफे खरीदने गए थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया, तो वो दोनों मौके पर ही जान बाग हो गए। और हाँ, महविश आप लोगों की नवासी है। मलक और सुल्ताना बेगम तो अपना दिल थाम कर वहीं गिर गए कि वो अपना खून जिसे ना पहचान सके और अपने ही नवासे के साथ इतना जुल्म करती रही। और आयशा और मनहाज तो हैरान नज़रों से महविश को देख रहे थे, जो उनकी कज़न निकली। चले चाचू, हमें नहीं रहना यहाँ। मैं बेगुनाह साबित हो गई हूँ। नहीं नहीं बेटा, हमें छोड़कर मत जाओ। पहले ही अपनी बेटी को खो चुके हैं, अब तुमको नहीं खोना चाहते। प्लीज़ ना जाओ। मनहाज ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना रुक कर चली गई।
पीछे सुल्ताना बेगम बहुत रोती थी और रो रो कर कहती थी कि उन्हें महविश चाहिए और एक दफ़ा गले लगा कर वो अपनी बेटी को महसूस करना चाहती है। मनाज ने वो वादा किया कि वो ज़रूर लेकर आएगा। वो कमरे में चला गया, सोचने लगा कि वो मुझे माफ़ कर देगी। जब वो जब वो घर पहुंची तो चाची ने भी उससे माफ़ी मांगी। बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे और मेरी बेटी को तुम्हारे साथ की नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की सज़ा मिल गई है। तो उसने हैरान होकर अपने चाचा की तरफ देखा। अपने चाचू की तरफ देखा जो सोफे पर रह गए थे। क्या हुआ है सना को? बेटा, कुछ दिन पहले वो अपने दोस्तों के साथ किडनैप हो गई और उससे आगे बेच दिया। भला हो मनहास का, जो कि उसे और बाकी लड़कियों को बाजियाब करवाया। और मनहास के नाम से महविश का दिल जोर से धड़का। चाची, मैंने कभी भी बदवा नहीं दी थी, इसलिए मैंने आप सबको माफ़ किया। सना मेरी बहनों जैसी है, मैं इसे देख कर आती हूँ। तो वो सना के कमरे में चली गई। सना तो गुमसुम सी कमरे में बैठी थी। महविश को देखते ही भाग कर गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। मैं हूँ, इसने भी बहन होने के नाते उसे माफ़ कर दिया। एक हफ्ता हो गया था। महनाज रोज़ महविश के घर आता, उसे माफ़ियाँ मांगता, कमरे के बाहर खड़ा होकर, लेकिन महविश भी दिल पर पत्थर रखकर उसे इग्नोर करती थी। जब महविश न मानी तो महनाज कई घंटे बाहर बैठकर चला जाता। सब ने बहुत समझाया कि वो तुम्हारे अपने हैं, उन्हें माफ़ कर दो, लेकिन उसने मना कर दिया कि ये मेरा मसला है। तो सब चुप करके रह गए। पहले ही उन्होंने ज़बरदस्ती की थी, इसलिए अब वो फैसला महविश का था। जब महविश न मानी तो अब महनाज ने भी आना बंद कर दिया और महविश को भी इंतज़ार रहता था कि वो कब आएगा, लेकिन वो नहीं आया तो रातों को उठ कर रोती थी और तंज़िया मुस्कुराहट आ गई कि बस यही थी मोहब्बत के चंद दिन ही मुझे मनाना था। और रोते हुए सो गई। अगले कई रोज़ वो इसका ना चाहते हुए भी इंतज़ार करने लगी। रोई पर रोना आने लगा उसकी बेरुखी पर रोना आने लगा तो वो यूं ही बैठी अपने मनाज के बारे में सोच रही थी कि चाची आई। बेटा, मेरी दोस्त की बेटी की शादी है, तो तुम चलो, वहाँ चले जाना। मेरी तबीयत ठीक नहीं और सना इस हालत में नहीं जा सकती। चाची, मगर मैं कैसे? इसने मना करने की कोशिश की। प्लीज़ बेटा, ड्राइवर के साथ चली जाना, वरना वो नाराज़ हो जाएंगे, तुम्हारा भी दिल बैठ जाएगा। ठीक है चाची, उसने भी दिल्ली से कहा। कुछ देर में वो तैयार होगी। सुरख रंग का फराक चूड़ीदार पजामा, बालों को कर किया हुआ हल्के से मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। इतने में चाची ने बताया कि ड्राइवर के आ गया तो वो चली गई। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि ड्राइवर को एक अनजान रास्ते पर ले जाते हुए देखा। क्या आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में वो समुद्र के किनारे पहुंच गया। मैडम, मेरा काम यहाँ तक था, बाकी मुझे नहीं पता कि ये कहा कहकर वो चला गया। तो वह हैरान सी खड़ी थी कि वो यहाँ क्या कर रहे। इतने में किसी ने उसकी आंख पर पट्टी बांध दी। उसने चीख मारने के लिए मुंह खोला कि मनहाज ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। महविश ने भी एक जाने पहचाने लोगों से महसूस करके सुख का सांस लिया। मुझे पर यकीन है ना। चलो। वो एक ट्रांस की सूरत में चलती जा रही थी। ये सब क्या है मनाज? और मनाज उसके सामने झुककर बैठ गया। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं मना क्या तुम अपने मनहास को माफ़ नहीं करोगी? प्लीज़, मैं जानता हूँ मैंने तुमसे पर बहुत जुल्म किया है, लेकिन मुझे गलत फहमी हो गई थी। मैं वादा करता हूँ आइंदा तो मैं कभी तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूँगा। तुम्हें तकलीफ़ देने से पहले मैं मर जाऊँगा। और वो तड़प कर उसके के मरने वाली बात पर उसके मुँह पर हाथ रख दिया और आंसू में से कहने लगी, आप दोबारा आए ही नहीं मनाने के लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया। आप दोबारा आए नहीं मनाने के लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया। ओह, तो मेरी जान इंतज़ार कर रही थी। उसके जान पर कहने पर वो शर्मा गया और सर झुका लिया। तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? इसने हाँ में सर हिलाया तो वो उसे लेकर चलता हुआ टेबल के पास ले आया और उन्होंने बैठकर खाना खाया और बाद में उसे लेकर एक होटल चला गया। जब उसने रूम का दरवाज़ा खोला तो वो बिल्कुल अपनी एक शादी की पहली रात की तरह सजा हुआ था। वह शर्मा कर सर झुका गया और आने वाले लम्हात का सोच कर ही सीने छूट रहे थे। क्या हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं? जब उसने सबको माफ़ कर दिया तो तुम वो कौन होती थी कि शोहर को उसका हक ना देने वाली? तो उसने शर्मा को उसके सीने में मुँह छुपा लिया। तो उसने उसे बाहों में उठाकर बेड पर लटाया। मज़ीद उस पर झुकता चला गया। सुबह वो शर्माई शर्माई सी बहुत प्यारी लग रही थी। वो उससे सीधा देखकर हवेली चला गया तो सब महविश को देखकर बहुत खुश हुए। उसने शुक्र अदा किया कि सब कुछ ठीक हो गया। मनहाज ने तो सबके सामने उसे उठाकर कमरे में ले आया तो उसने शर्म के मारे उसके सीने पर मुक्के मारे। और उस बीवी, क्या हो गया है? अपनी ही बीवी को लेकर आया हूँ। उसको हवेली में आए हुए 1 महीना हो गया था। कोई उससे काम को हाथ नहीं लगाने देता था। अभी भी वो सबके साथ लॉन्च में बैठी थी कि उसने उल्टी आना शुरू हो गई तो वो भागकर कमरे में चली गई। औरतों को तो कुछ मामला समझ आ गया, लेकिन आज को फिक्र हुई कि उसने उसकी नरहाल तबीयत को देखकर उसने फ़ौरन डॉक्टर को कॉल किया। वो परेशान सा बाहर चक्कर लगा रहा था कि डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। मुबारक हो, आपकी मिसिस
वीक पर प्रेग्नेंट है तो इसका बहुत ख्याल रखना है। ये सुनकर वो खुशी से मानसून हो गया। सब अपने उसे बारी बारी मुबारकबाद दे रहे थे। आखिर में मुमताज़ ने उसे देखा तो वो शर्मा कर चेहरा छुपा गई। थैंक्स इतना प्यारा तोहफा देने के लिए, और उसके सीने में मुँह छुपा गई। 5 साल बाद। अल्तमश अल्तमश रुक जाओ बेटा, कपड़े तो वैन लोग ही चलते हैं, बाहर नहीं। मुझे पापा के साथ पास जाना है। बिल्कुल अपने बाप पर गया ज़िद्दी ना हो। वो मेरी बात मानते हैं ना, ये मेरी बात मानता है। हाँ हाँ, मेरा बेटा मुझ पर ही जाएगा। जब लड़का पैदा हुआ तो सबको बहुत खुशी ख्वाहिश थी कि उसका नाम अल्तमश रखे, तो सब ने मिलकर उसका नाम अल्तमश ही रखा। हमें अर्शद बेटा। ऐसे ही वो फैमिली तैयार हो गई। बाहर घूमने निकले तो एक तरफ मनाज, दरमियान में अल्तमश और एक तरफ महविश थी। उसने मनहास के बाजू पर सर रखकर उसका हाथ पकड़कर चलना शुरू किया। आज उसे अपनी मोहब्बत मिल गई थी। सब बहुत खुश थे। दी एंड। यहाँ पर नावल ख़त्म हो रहा है। बहुत ही अच्छा नावल था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो हाँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।